ये जो तस्वीरें आप लास्ट हेडलाइंस में देख पा रहे हैं, ये गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि आपकी और हमारी आंखों के सामने ही एक पूरा युग बदलता हुआ दिख रहा है इन तस्वीरों के सामने। इससे पहले ये क्या था, आज ये क्या है। और देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अब 5 ट्रिलियन इकॉनमी को छोड़ दीजिए, अब तो देश की हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरे ही होते हुए हो जाएगा ये, तो अच्छी बात है। और इसी का असर आप धीरे धीरे मार्केट्स पर भी देख पा रहे हैं। और ये सौभाग्य समझिए कि ग्लोबल मार्केट्स भी आपके साथ इस समय खड़ा हुआ है। पहले ट्रिगर्स की बात करेंगे, 4 विंडो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उन ट्रिगर्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं। फिर अजय और प्रियंका आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में और डोमेस्टिक मार्केट्स के बारे में डिस्कशन करके आज थोड़ा आइडिया देंगे कि बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। यूएस फेड ने जो दरें बढ़ाई हैं वो 0.25% है, ये कुछ वैसा ही है जैसे मार्केट को पहले उम्मीद थी। साथ ही कमेंट्री भी कुछ वैसे ही आई है। जुलाई एक्सपायरी आज है। निफ्टी की रेंज जो है वो 19,600 से 19,800 के ऊपर रहने की उम्मीद है और कल भी हम 800 के आसपास ही जाके बंद हुए। टेक महिंद्रा से थोड़ी निराशा हुई। एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर्स आज फोकस में रहने वाला है। और इसके अलावा जियो फिनसर्व जिसकी अभी लिस्टिंग हुई है, आपको मालूम है, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वो ब्लैक रॉक के साथ एक जेवी कर रहा है, जेवी इनफैक्ट कर लिया है। और एएमसी शेयरों पर आज इसलिए नजर रहेगी क्योंकि इनका एक कॉम्पिटिटर बनने के लिए जा रहा है। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा आज कार्यक्रम में होने जा रही है। बिल्कुल डिम्पी, लेकिन चले सबसे पहले बात ग्लोबल मार्केट्स की अब कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था, मॉर्निंग अजय 25 बीपीएस वो आ भी गया। प्रियंका एंड डिम्पी 25 बीपीएस पॉइंट्स आ गया। फेड ने ये भी कह दिया डेटा डिपेंडेंट आगे की मूव होगी। उन्होंने हालांकि एफओएमसी ने ये भी हिंट दे दिया कि शायद हो सकता है एक पॉज भी आ जाए। लेकिन अब क्या, यानी सितंबर तक के लिए अब हमारे पास क्यूज क्या है यूएस मार्केट से? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा और इसका आंसर मेरे पास, आसान आंसर मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं खुद भी क्यूज ढूंढ रहा था, जिस तरह पूरा बाजार ढूंढ रहा होगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे। यूएस की जो कमेंट्री आई है फेड की यूएस मार्केट में, वो कंप्लीटली एक्सपेक्टेड लाइंस के हिसाब से आई है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लेके आए कमेंट्री फेड गवर्नर की, चेयरमैन की, उन्होंने कहा कि भाई डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, मीटिंग टू मीटिंग, जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर बाजार अर्निंग्स को देखता है, वो मीटिंग टू मीटिंग डेटा को देखेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। तो कुल मिला के उन्होंने ऑप्शन तो ओपन छोड़ा है कि एक और हाई इस साल आ सकता है, लेकिन साफ तौर पे अभी सिर्फ एक करके विंडो खुली छोड़ दी, उसके बाद डेटा देखेंगे। लेकिन एक पॉइंट उन्होंने बोला कि 2% तक इन्फ्लेशन आने में शायद 2025 लग जाएगा। देखना ये है कि बाजार कैसे इसको रीड करेगा। हमारे साथ अनुराग सिंह है हमें समझाने के लिए कि इस कमेंट्री का मतलब बाजार के लिए क्या हो सकता है। गुड मॉर्निंग अनुराग, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने देखा कि बाजार तो पहले ही भाग गया, यूएस इकोनॉमी में मार्केट में जबरदस्त रैली हो चुकी है, पूरे इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया में हो चुकी है। लोग मान के बैठे हैं कि ट्रैजेक्टरी इन्फ्लेशन की नीचे है, जो शायद इनकरेक्ट हो मेरे व्यू में, बट बाजार का कैरेक्टर ऐसा ही होता है, फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल। ये बताइए कि 4-6 महीने के बियॉन्ड अब यूएस मार्केट में क्या, वहां के मनी मार्केट क्या मान के चल रहे हैं, क्या और रेट हाइक आ सकते हैं, काफी ज्यादा आ सकते हैं, कैसे देखते हैं आप इमर्जिंग मार्केट के दृष्टिकोण से? तो अजय, देखिए पॉवल साहब ने तो क्लियर कहा और वो कंसिस्टेंट कह भी रहे हैं। इस बार और क्लैरिटी से कह दिया कि इस साल तो कोई रेट कट्स नहीं करेंगे वो। और ये उनकी ट्रेजेक्टरी में वैसे दिख भी रहा था, जो डॉट प्लॉट्स लास्ट टाइम दिए थे उन्होंने, बट वो तो हर 2 मीटिंग में चेंज हो जाते हैं। तो आई थिंक मार्केट उसको सीरियसली नहीं ले रहा था पहले भी, और मार्केट तो ऑलरेडी बेट कर चुका है फेड के अगेंस्ट दैट समवेयर दे विल नीड टू कट मे बी लेटर दिस ईयर, और एटलीस्ट नहीं है तो पॉज मान के मार्केट चल रहा है। तो हु विल राइट, ये तो अजय टाइम बताएगा। वी कैन ओनली लुक एट नंबर्स, बट एटलीस्ट थोड़ा निराश किया उन्होंने मोस्टली। तो वो आजकल वैसे कंफर्टेबल हो गए अजय, अगर थोड़ी बॉडी लैंग्वेज देखें तो ही सीम्स मोर इन कंट्रोल नाउ। उनको लगता है कि बिकॉज नाउ ही सेड कि जो हमारा रेट है वो रेस्ट्रिक्टिव टेरिटरी में आ गया। कहने का मतलब ये अजय उनका कि आपका इन्फ्लेशन, अगर कोर इन्फ्लेशन देखे पीसीई का, तो 4.6 के आसपास रहता है, और अभी रेट 5.25 से 5.5 के बीच में है, which means that it is already the real rate is positive, right? So compared to go back 1.5 years back, जब वो जीरो पर थे and inflation was 8-9%, so वहां से तो अब काफी कंफर्टेबल है अजय। अब यहां से रियल गेम शुरू होता है अजय, which is where the fine balancing act of the Federal Reserve will come into play. अब they don't know कि, अब उन्होंने खुद भी कहा कि जो अब तक की रेट हाइक्स हैं उसका इम्पैक्ट भी अभी आना फुली रियलाइज नहीं हुआ है इकोनॉमी में, सो दे वांट टू वेट एंड मे बी स्किप अ मीटिंग।
बट ही स्टेज नॉन कमिटल एंड इन्फ्लेशन नंबर्स देखने होंगे अजय। मेरा तो मानना है कि जुलाई में ही हमें एक सरप्राइजिंग नंबर आ जाएगा विच विल ट्रेंड अप अगेन, बिकॉज इफ यू गो एग्जैक्टली ईयर बैक, एनर्जी प्राइसेस यूक्रेन वॉर के बाद में मार्च, अप्रैल एंड मई एंड जून वर दी टफेस्ट मंथ्स, जब यहाँ पे डबल डिजिट हाइक्स हुआ था एनर्जी प्राइसेस का। वो सब इस बार नेगेटिव में दिखा, तो उसने नेट ऑफ करके एक ओवरऑल इन्फ्लेशन को नीचे डाला है। बट देन जुलाई से अगेन दिस माइट स्टार्ट, एंड आई डोंट नो वेदर मार्केट इज रेडी कि अगर एक भी प्रिंट पुराने ट्रेंड से ऊपर आ गया तो देन व्हाट विल हैपन टू द मार्केट। आपकी पॉइंट सही है अजय कि आई डोंट नो यहां से कहां रन करेंगे हम। अनुराग, एक क्विक सवाल, फॉलो अप क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं कि बाजार में इंडियन इन्वेस्टर जो व्यूअर आपको देख रहा है उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? फुली इन्वेस्टेड रहिए, ज्यादा टाइम मत करिए, या पॉजिटिव की तरफ रुझान करके ट्रेड करिए, कि अगर 6 से 12 महीने का रेट या तो पॉज और या फिर कट का रुझान बन रहा है तो इमर्जिंग मार्केट के लिए ये सपोर्टिव हो सकता है, या आपको लगता है कि कोई रिस्क है एट द होराइजन जिसको अपने फ्रेमवर्क में शामिल करके ही चलना चाहिए? अजय, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 2 मिनट दीजिए, इसका आंसर देता हूं। फर्स्ट थिंग टू फिगर आउट इज कि आप इन्वेस्टर किस टाइप के हैं। तो जो अगर SIPs कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट से दूर रहते हैं, SIPs कंटिन्यू रखिए और उनको चलने दीजिए। आपको चिंता नहीं करनी है, मार्केट नीचे आएगा तो भी खुश रहिए, और ऊपर तो यहां से बहुत जल्दी में भागने वाला नहीं है, इतना तो जाहिर है। देखिए 2 साल से हम बात कर ही रहे हैं, कन्विंसिंगली मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया एक रेंज को, बट SIPs चलने दीजिए। एक ET में अजय लास्ट वीक एक लेख लिखा है, उस पर एक थ्रेड भी डालूंगा ट्विटर पे, बट उसका लबोलबाब अजय ये है कि अपनी इन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मॉडरेट कीजिए। मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा बुलिश एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं हिंदुस्तान में। आई वुड से द एंटायर डिकेड वुड नॉट गिव यू मोर देन 12% रिटर्न्स। उसका कुछ डिटेल्स मैंने समझाए हैं अपने आर्टिकल में कि क्यों होगा, वो 12% को क्यों ब्रेक नहीं कर पाएगी। बट अब कुछ लोगों को लगता है 12% बहुत कम है, मैं कहूंगा 12% बहुत अच्छा रिटर्न है गिवन द सिनेरियो वी आर इन, राइट। बट अगर आपको लग रहा है कि कम है तो पिछली डिकेड देख लीजिए, एग्जैक्टली अबाउट 11.5% रिटर्न आया था। तो अजय ये 2 चीजें मैसेज मैं छोड़ना चाहूंगा लोगों के साथ। 1, डू नॉट बी ओवर बुलिश, the global growth is not going to be great in this at least next 5-7 years. Europe is slow, US is going to be slow, और China in any case is slowing down. So ऐसे में India cannot grow super fast. 5 to 6% growth is fine, जिससे ये जाहिर होता है कि मार्केट के रिटर्न्स 12% रहेंगे। अब अगर कहीं मार्केट जल्दी में आगे निकल जाता है तो देन इट विल हैव टू वेट एंड पॉज फॉर अ करेक्शन, जो पिछले 2 साल से हम देख ही रहे हैं। तो ये 2 मैसेज है अजय, दैट इज व्हाट आई वांट टू लीव विद द इन्वेस्टर्स। A nutshell is that the easy money making opportunities are gone अजय। जब बहुत सारा पैसा स्टॉक्स को चेज करता है तो इजी अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं, एंड दैट्स वेयर वी आर इन अजय। ओके अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। देखिए फैक्ट तो ये है कि यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट को ये समझ में आ रहा है, अभी ये मान के चल रहा है कि शायद इन्फ्लेशन का जो जानवर है, प्राणी है, वो पूरी तरह काबू में आ चुका है और रेट्स फ्लैट टू नेगेटिव नजिंग हो गए। मॉर्गन स्टैनली भी यही कहा था आके, जो उनकी कॉन्फ्रेंस में था, इसलिए भाग रहा है मार्केट वन साइडेड। लेकिन इंडियन मार्केट के मैक्रोस बहुत सुपीरियर है, इसलिए आउट परफॉर्मेंस का तो केस बनता ही है। बिल्कुल। तो अगर आपने इंडियन मार्केट्स की बात कर ली तो कल जिस तरह का एक सेशन आया, कंप्लीटली ऐसा लग रहा था जैसे एक बार के लिए जो वीकनेस दिख रही थी 2-3 दिन से वो श्रग ऑफ हुई और सारे लार्ज कैप्स आ गए वापस। रिलायंस वापस आ गया, L&T परफॉर्म कर रहा था, मेटल से तेजी मिल रही थी। तो क्या अब हम एक बार के लिए जो 2-3 दिन की एक प्रॉफिट बुकिंग सी थी, थोड़ा कंसोलिडेशन का जोन था, उससे निकल आए हैं या अभी भी लेवल्स पे वॉच? देखिए हम जो है 19,900 समथिंग, मतलब 50, 60, 70, 10 पॉइंट रह गए थे 20,000 से दूर, वहां से लुढ़क के 12-13 पॉइंट रह गए, वहां से लुढ़क के हम 350 पॉइंट लुढ़क के 19,600 पे आ गए थे। जो हम बराबर लगातार ये बात बताते हैं कि 19,600 बहुत मजबूत सपोर्ट है, और वही पैन आउट हुआ। लेकिन 5 दिनों के फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड के बाद 19,600 पे बेस लेके जिस तरह से हमने कम बैक किया है, वो एक मजबूती का साइन माना जाएगा। आपको ये बात के लिए ओपन माइंडेड रहना चाहिए था कि शायद ये करेक्शन डीपन हो जाए, शायद हम 19,500 के नीचे जाए, 400 तक चले जाए, वो नेगेटिव साइन होता। लेकिन हुआ नहीं हुआ ऐसा। क्यों हुआ नहीं ऐसा? क्योंकि L&T में, ITC में फॉलो अप बाइंग आ गई। ITC में 2 दिन की मंदी के बाद फॉलो अप बाइंग आई कि साहब ये वैल्यू क्रिएशन का ट्रिगर है, आगे चल के फायदेमंद होगा। आपको रिलायंस के अंदर भी 2-3-4 दिन की साइडवेज ट्रेड, मैक्वारी ने तो कह दिया था ट्रिगर खत्म हो गए हैं,
वगैरह वगैरह, लेकिन ट्रिगर खत्म नहीं हुए। एक और ट्रिगर कल आ गया। एक ट्रिगर आया, कतार इन्वेस्टमेंट बोल रहा है 1 बिलियन का वैल्यूएशन लगाएंगे रिटेल पे। दूसरा ट्रिगर आया, एसेट मैनेजमेंट जियो फाइनेंशियल एंटर करेगा। तो मैक्वारी ने तो कह दिया था कि साहब ट्रिगर खत्म हो गया। तो आईटीसी, ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज वापस आ गया, 2-2.5% गेन किया, तो इंडेक्स को बल मिला। लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था रिजल्ट के बाद इन्फोसिस को, इन्फोसिस भी हरे निशान में। आईटी स्टॉक घटना बंद हो गए, तो बल मिला वहां से। आप उनको मत भूलिए, क्या नाम है, फार्मा स्टॉक्स मत भूलिए। कल डॉक्टर रेड्डी थी, रिजल्ट और कमेंट्री दोनों अच्छे हैं, जो मैं आपको बराबर हम लोग पूरे दिन बोलते आए हैं। हाँ, करेक्ट। सिप्ला में रिजल्ट भी अच्छे, कमेंट्री भी ठीक है। सन फार्मा में तेजी आ गई, तो यूएस फेड तो नॉन इश्यू हो गया। तो बाजार में ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर फॉलो अप बाइंग आ रही है। कल ये भी अच्छा था आपका, मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़िया था, और मेटल्स भी तेजी दे रहे हैं। मेटल तो खैर ग्लोबल तेजी दे ही रहे, तो ये बहुत अच्छा साइन है। बट मैं ये बता दूं एक बार, एक पॉइंट और मैं टेबल पर रखूंगा, उसके बाद हम लोग सीरीज में जाएंगे, क्योंकि 4-5 बढ़िया बैक टू बैक सीरीज हो गई हैं। आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, दिल्ली में तो 3-3, 4-4 दिन की शादियां होती हैं, सुबह से शाम तक खाना पीना होता है, रात तक खाना पीना होता है। जब 3 दिन के बाद घर आते हैं, 2 दिन का खाना खाने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता है। तो ये हाल हो गया है, गले तक भरा हुआ है। तो पहले तो हजम कर लीजिए, तो थोड़ा समय बिताना मेरे हिसाब से यहाँ पे अगस्त और सितंबर जो है कहीं दिक्कत वाला ना हो जाए, इतना बदहजमी ना हो जाए। तो ये समय बिताए हम थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा ही है। 5% तो इस सीरीज में आप गेन किए हैं, और 6 महीने से लगातार। तो ये एक मेरे को एक थोड़ा सा रिस्क लगता है। और दूसरा, ये भी खत्म हो गए आपके ट्रिगर्स, अर्निंग्स ऑलमोस्ट खत्म होने चले आए हैं। फेड का मामला सितंबर तक टल गया है, नेक्स्ट फेड मीट तक। तो अभी बाजार ट्रिगर्स खोजेगा। ट्रिगर्स क्या है? अब ट्रिगर मिलेंगे आपको मिड कैप स्मॉल कैप में। तो ट्रिगर्स के बल पे, अच्छा रिजल्ट्स के बल पे ट्रेड करिए, फायदा हो रहा है लिक्विडिटी का, एफआई बाइंग लगातार चल रही है। और आपका डॉलर इंडेक्स भी, जो मुझे थोड़ा डरा रहा था, 101 के ऊपर चला गया था, वो वापस लुढ़क के 101 के नीचे आ गया। ये फायदे की बात है। लेकिन एफएनओ में जो धमाधम एक्शन हुआ है, उसका ब्यौरा लेके डिम्पी हमारे साथ हैं, और डिम्पी ये भी बताएंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम कहां पे हो रहा है, रोल ओवर किस तरह के पैन आउट हो रहे हैं। डिम्पी, आप कह रहे थे कल तक तो रोल ओवर एवरेज या स्लाइटली नीचे थे, उसके बाद एंड ऑफ द डे में पिकअप हुए, क्या बता रहा है डेटा? हाँ, एंड ऑफ द डे में रोल ओवर पिकअप भी हुआ है, और शायद और भी पिकअप होगा, क्योंकि कई बार होता है कि 3 से 3:30 बजे के आसपास जो पोजीशनिंग होती है वो 20 मिनट के बाद आती है, यानी कि जब विंडो खुलती है एडजस्टमेंट्स की, तो उसके बाद रोल ओवर का नंबर बढ़ता हुआ दिखा। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स रखेंगे, हालांकि हमने करीब 15 पॉइंट्स बना रखे हैं आपके लिए, जो हम इस चर्चा के दौरान आपके सामने रखेंगे। अभी आप एक एक्सपायरी पोल देख पा रहे थे अपनी स्क्रीन के अंदर। मैं जो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप ग्राफिक्स चलाइएगा, नहीं तो मेरे को थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा। पहले आते हैं हम रोल ओवर के नंबर्स पे। टिपिकली इस बार का रोल ओवर का डाटा या रिटर्न्स का डाटा क्या कह रहा है। पहले मैं रिटर्न पे आऊँ, तो अगर आप देखेंगे तो मार्च लो से, अभी हमने निफ्टी का एक चार्ट आपको दिखाया था, मार्च लो से लेकर अब तक करीब 16% आप कमा चुके हो। ये कैसे कमाया है, इसका हमने मंथ ऑन मंथ भी डाला हुआ है कि आपने अप्रैल के अंदर, आपने मई के अंदर, आपने जून के अंदर, आपने जुलाई के अंदर, ये कब कब कैसे कैसे कितना कितना रिटर्न कमाया। और इसके अंदर हमने मार्च का लिखा नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 4 मंथ का आपको दे दिया यहाँ पे नंबर्स। इसके अलावा बैंक निफ्टी ने भी, अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं नॉन स्टॉप। अप्रैल, मई, जून और जुलाई के अंदर अब तक के रिटर्न्स करीब 5% अराउंड बन रहे हैं। इससे हो क्या गया, जैसे भी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि थोड़ा खा के आपको थोड़ा डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और कुछ कुछ मार्केट वैसा ही कर रहा है। एक चीज़ अजय और जिस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये कैलेंडर ईयर की वन ऑफ द बेस्ट एक्सपायरी भी है। परसेंटेज टर्म्स में आज तो थोड़ा और मिल जाएगा तो और हो जाएगी। हालांकि अप्रैल मंथ में भी इसके बराबर बराबर के ही रिटर्न्स दिखे थे आपको, लेकिन फिर भी आप इसको बेस्ट एक्सपायरी के तौर पर मान सकते हैं कैलेंडर ईयर की अभी तक का, और आज और जुड़ जाएगा तो फिर तो कंफर्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, हमने ना लास्ट 3 महीने की अगस्त सीरीज की एक्सपायरी भी निकाली कि टिपिकली जिस मंथ में आप जा रहे हो उस मंथ में होता क्या है। तो अगस्त के अंदर भी आप देखेंगे एक भी एक्सपायरी पिछले 3 साल की नेगेटिव नहीं थी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो पुराना बेस है, या तो ये साइडवेज हो जाएगा या फिर थोड़ा और तेजी आएगी, क्योंकि अभी भी पुल बैक के यानी प्रॉफिट बुकिंग के कहीं भी साइन नहीं आ रहे हैं। ये हमने 20, 21 और 22 का निकाला है। 21 का रिटर्न थोड़ा एबनॉर्मल है, कोविड का सेकंड फेज था, इसलिए 8% आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर हमने ये निकाला कि आखिरकार इस बीच सीरीज के गेनर्स कौन कौन से थे, जहां पे एफ&ओ में बहुत अच्छे शेयर्स चले हैं। तो उसमें हमने देखा RBL, जी एंटरटेनमेंट जैसे शेयर्स, ये ग्लेनमार्क जैसे शेयर्स, ये
काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखे। इनका परसेंटेज, ये F&O के शेयर है, ये 20-20% का रिटर्न दिया इन्होंने। इस शेयर्स के साथ आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इन शेयर्स में जब आप नई रणनीति बनाए अगस्त के अंदर, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बेहतरीन रिटर्न्स देके आए हुए शेयर्स हैं। जो लूजर्स यानी कि जो जीरो साबित हुए हैं वो है डेल्टा, SRF और दीपक नाइट्रेट। केमिकल्स का इस बार हाल ठीक नहीं था। हमारे 3 शेयर्स में से 2 तो केमिकल्स के निकल आए, एक तो SRF और दूसरा दीपक नाइट्रेट। फिर हमने प्रीमियम वगैरह चेक किया कि हौसला कितना है बाजार के अंदर। जब हम अगली सीरीज के अंदर जा रहे हैं तो हौसला भी बुलंद है। ये प्रीमियम से चेक होता है कि आपकी इच्छा शक्ति मार्केट के अंदर कितनी है। 110 पॉइंट के साथ आप अगली सीरीज के अंदर रोल करके जा रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि FIs के नंबर कितने रहते हैं मार्केट में, क्योंकि सारा क्रेडिट का बहुत बड़ा हिस्सा तो आपको FIs को भी देना पड़ेगा। 65% एवरेज FIs की होल्डिंग रही है इस सीरीज के अंदर और 50% के आसपास की, ये DIs नहीं है, रिटेल की होल्डिंग है, ये 50% के आसपास की रिटेल की होल्डिंग इस बार की रही है। यानी कि FIs और रिटेल दोनों का पार्टिसिपेशन इस बार बाजार के अंदर अच्छा था। रिटेल की मैं थोड़ी तारीफ करूंगा इस बार, क्योंकि रिटेल ने पहली बार ऐसा मौका दिखाया जब FIs खरीद रहे थे तो उन्होंने अपना माल नहीं बेचा ज्यादा, क्योंकि उनका जो लो भी लगा वो करीब 40% के आसपास आके लगा था बस, नहीं तो गिर जाता था 20% तक भी आके। फिर हमने एक चीज और चेक की कि इस मंथ और अगले मंथ में हो क्या रहा है। इस मंथ में तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अगले मंथ में फ्रेश लॉन्ग हो रहा है। तो रोल ओवर को ना बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप देखें। ये सीरीज हो सकता है जो भी आप बात कर रहे थे कि 20,000 समझे चूक गए हैं, शायद उसी सीरीज की तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है कल की, वो अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से भी ऊपर है, हमने लिखा है बकायदा आपके लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां पे ज्यादा रोल ओवर वाले शेयर्स हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, इन पे और जिन पे कम रोल ओवर है इन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। हमने 8 ही शेयर चुने आपके लिए। ये सारे शेयर्स ज्यादा फोकस इसलिए रहने वाले हैं कि जिनका ज्यादा रोल ओवर है ये काम करेंगे, जिनका कम रोल ओवर है ये भी काम करेंगे। सेक्टोरल रोल ओवर वगैरह भी है। लास्ट में चलते चलते हम सिर्फ एक पोल आपके सामने रखना चाहते हैं। मार्केट में हमने जिन भी एनालिस्ट से बातचीत की, करीब 8 एनालिस्ट थे जिनसे हमने मैसेज और फोन करके पता किया कि आपकी रेंज क्या है एक्सपायरी की, तो मेजॉरिटी ने ये कहा कि 19,800 और उसके ऊपर ही हम एक्सपायर होंगे। आप 600 से 800 वाली जो रेंज देख पा रहे हैं 40 है और उसके ऊपर 30 है, यानी कि मोर देन 70%। 20,000 के ऊपर उसके नीचे वाला कुछ खास मतलब नहीं रखता। इसी तरह से अगर आप निफ्टी बैंक को भी चेक करेंगे ना, तो पोल ये कहता है कि आप 46,000 के ऊपर या 46,000 के आसपास आके सीरीज को एक्सपायर करने जा रहे हैं। ये कुछ हमने पॉइंट्स भी आपके लिए निकाले पूरी सीरीज के। ये दिन भर हम चलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए। बिल्कुल डिब्बी, ये तो सारा रहा इंडेक्स पर डेटा। 2 स्टॉक्स भी बात करेंगे। इस बीच हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ लेते हैं शो से। हमारे पैनल पर आज कपिल शाह हैं, किरण जानी, सोनी पटनायक हैं और साथ ही वैशाली पारेख भी हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके पास जल्द लौटते हैं, जल्दी वापस आते हैं आपके पास, लेकिन एक बार पहले क्विकली डिम्पी से 2 स्टॉक्स समझ लेते हैं जहां पर सबसे मैक्सिमम रोल ओवर है और मिनिमम रोल ओवर भी है। 2 स्टॉक्स कौन से स्पॉट किया आपने डिम्पी? देखिए, इन्हीं सीरीज पे हमने बहुत सारा शेयर्स को खंगाला। हमको सेक्टर स्टॉक्स का एक ही कॉम्बो दिखा, वो था सीमेंट। सीमेंट के अंदर इस बार पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सेक्टर के हिसाब से भी और शेयर्स के हिसाब से भी। ग्रासिम ध्यान रखिए, हमने 4-5 दिन पहले भी आपको शेयर दिया था, यही चार्ट बना के दिखाया था। अब आप देखेंगे इस शेयर का ना ब्रेकआउट हो रहा है और ये अगली सीरीज के लिए तैयार हो रहा है। सेक्टर का बज है इसके अंदर, फ्रेश ब्रेकआउट है, 90% से ज़्यादा का रोल ओवर है, तो डिलीवरी पोजिशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगली सीरीज के लिए आप ग्रासिम पर जरूर ध्यान रख सकते हैं। एक और शेयर है जिसका हमने बेस चेक किया, एक का ब्रेकआउट एक का बेस। दूसरा शेयर है चंबल फर्टिलाइजर, आप इस पे भी ध्यान रखिएगा। हालांकि थोड़ा ये सीजनल प्ले है, लेकिन फिर भी इसका बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही चार्ट आएगा आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा मैं क्यों चंबल की बात बोल रहा हूं। ये आप देख पा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है और बेस काफी दिनों से लंबा है। तो उम्मीद तो यह है कि इस बार का अच्छा रोल ओवर, डिलीवरी का डाटा, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इन अगस्त सीरीज और स्ट्रॉन्ग बेस, ये तीनों मिलकर अगली सीरीज में इसके काम आ सकते हैं। इसलिए चंबल और ग्रासिम ये 2 शेयर होंगे जो अगली सीरीज के लिए ज्यादा नोटिसेबल होंगे। वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, कपिल शाह, किरण जानी, सोनी पटनायक और वैशाली पारेख से बातचीत शुरू करते हैं। क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए सोनी पटनायक से मैं पहला सवाल लेना चाहूंगा। जेंटलमैन एंड लेडीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी जबरदस्त वेटिस जुलाई है, ये मुंबई है, सब मुंबई कर रहे हैं क्या? हाँ, सब मुंबई कर रहे हैं, हम लोग जैसे। आज आप लोग ऑफिस में आ गए और ऑन कैमरा आ गए, ये बड़ी मुझे ताज्जुब हो रहा है क्योंकि आधे लोग हमारे ऑफिस में आ नहीं पाए। ऑफिस वर्क फ्रॉम होम का माहौल है क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बारिश। लेकिन मैं दाद देता हूं आप सबकी,
स्पिरिट की, मैक्सिमम सिटी की जो स्पिरिट है, बताइए सोनी 5% इस इंडेक्स चल चुकी है इस एक्सपायरी, आगे के लिए आप लॉन्ग ट्रेड बता रहे हैं कि शॉर्ट? गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका जी और डिम्पी जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा गुड मॉर्निंग। जी देखिए, मार्केट्स में एग्जॉशन तो है नहीं। जो 19,600 तक आई थी वहां पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट पकड़ के वो रिबाउंड किया है। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखेंगे तो 45,500 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पकड़ के रिबाउंड किया है। अभी अगर हम रोल ओवर्स देखेंगे तो ऑलरेडी इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अग्रेसिव रोल ओवर की तरफ निशाना कर चुकी है। और वो जो है ना, निफ्टी 66% का रोल ओवर कर दिखाया है और बैंक निफ्टी जो है 60%, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग रोल ओवर दिखा रहे हैं। और ये भी ध्यान में रखते हैं कि आज का दिन बाकी है, आज में जो सबसे मेन रोल ओवर्स होंगे वो आज के एक्सपायरी के एक्शन में दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी दोनों मेरे हिसाब से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी निफ्टी एग्जॉशन तो कहीं नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से निफ्टी 20,000 तक एक बार क्रॉस भी कर सकता है, बट ज्यादा ध्यान मेरा बैंक निफ्टी की तरफ रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है कि 46,300 का एक छोटा उसका रेजिस्टेंस है, वो उसको पार करते ही मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी 47,000 47,500 भी आ सकता है। सो दोनों तरफ रोल ओवर के तौर से अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग पे ही रहना चाहिए आपको। नीचे जितना आपको डिप मिल रहा है आप बाय कर सकते हैं, और ऊपर के टारगेट्स 20,000 के ऊपर 20,200 पे भी जा सकता है। और बैंक निफ्टी में जो है 47,000 और 47,500 का टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। शानदार। वैशाली, आपका क्या लेवल्स, किस लेवल्स पे आपकी नजर है? आप जोर से मुस्कुरा रही थी इस सवाल पे जब मैं सोनी से पूछा था। ये आपकी इस वाली मुस्कुराहट आएगा भी नीचे, मालूम चलेगा इंडेक्स, या अभी तो इस पार्टी शुरू हुई है? क्या कहना चाह रही थी आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, मार्केट में जोर काफी अच्छा है एंड वी आर आल्सो वेटिंग। टेक्निकली आल्सो प्रोजेक्टेड टारगेट्स है 20,200। सो मैं थोड़ा लीवरेज निफ्टी में दूंगी। 19,500 अगर ब्रेक करता है तो मेरा व्यू चेंज होगा, बट तब तक आई एम वेरी स्ट्रांगली बुलिश। और इवन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी का सपोर्ट तो आवश्यक है ही। सो 45,500 का जो पहले का रेजिस्टेंस था वो भी हम क्रॉस कर चुके। 46,500 का लेवल था वो भी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी नाउ वी आर लुकिंग फॉर 47,500। सो मेरे दो टेक्निकल टारगेट रेजिस्टेंस है। ऊपर वन इज 22,200 और निफ्टी के बैंक निफ्टी के 47,300 टू 47,500। ऑलराइट, ठीक है। सो ये तो इंडेक्स पे व्यू रहा, और आज की स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की भी चलिए अब शुरुआत करते हैं। कपिल भी हैं, किरण भी हैं, उनसे आज के ट्रेड्स समझते हैं। कपिल, मॉर्निंग, बताएं आज के आपके ट्रेड्स क्या होंगे स्पेसिफिक? जी, आज का सबसे मेरे दोनों स्टॉक लॉन्ग की ओर ही रहेंगे। एक तो मेटल एंड माइनिंग जो अभी थोड़ा सा ट्रैक्शन में आ रहा है, और दूसरा जो एक फार्मा स्टॉक है। तो मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक में एक मेरा एनएमडीसी का पिक रहेगा, क्योंकि एनएमडीसी एक अंडर परफॉर्म रहा हुआ है, लेकिन जो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो वहां पे एक बुलिश रिवर्सल साइन देखने मिल रही है। स्टॉक का काफी सालों का एक कंसोलिडेशन पैच होकर थोड़ा सा ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके वो प्राइसेस ऊपर की ओर जा रहे हैं। नॉर्मली हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि पहला दाव भगवान का, दूसरा दाव अपना। यानी पहला एक ब्रेकआउट हो गया है, स्टॉक रिटेस्ट हो गया और यहाँ से प्राइसेस और ऊपर में मूव कर रहे हैं, जो काफी एक सस्टेनेबल मूव हम वहां पे देखने मिलते हैं। और लो टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट पे मैं देखता हूँ तो स्टॉक ने डबल बॉटम का एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है, और वहां से 2 से 3 दिनों से हमें एक अपसाइड के टिक्स देखने मिल रहे हैं। सारे के सारे शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा है और आपका मोमेंटम भी यहाँ पे बिल्ड होते हुए देखने मिल रही है। तो स्टॉक का करंट लेवल 112 की यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे एक बाय का व्यू रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड ही रहेगा। 110 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 116 रुपए का टारगेट रहेगा। और दूसरा एक स्टॉक है फार्मा की ओर से, स्पार्क। तो स्पार्क का भी टेक्निकल फॉर्मेशन नंबर देखते हैं तो काफी टाइम पहले का जो एक लेवल रहते थे 140-150 के लेवल के अराउंड के, वो काफी बार एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, लेकिन अभी 2 बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया हुआ है, और एज ए फॉलोअप साइन जो इसकी फॉलोइंग ट्रेंड लाइन होती है वहां पे भी हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो यहाँ पे भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल सकता है। स्टॉक 227 पे चल रहा है, तो 217 का यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 245 के टारगेट्स हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। ठीक है, आपने एक पॉइंट अच्छा बताया। एक तो पहला दाव भगवान का, दूसरा दाव हमारा, ये बात ठीक है। और पहला एनएमडीसी और दूसरा हो गया स्पार्क आपका, तो 2 शेयर आपने दे दिए, एनएमडीसी और स्पार्क। ये याद रखने वाला पॉइंट है। मार्केट के लोगों को आप बहुत कुछ देखिए, बहुत कुछ जानते हैं। वो होता क्या है ना, हम पूछते सिर्फ शेयर्स के बारे में, नहीं तो अभी मैं कपिल जी से बात करूं तो पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें हमको डिटेल अपने एक्सपीरियंस के साथ हमको बता देंगे। इंटरेस्टिंग। किरण जी, आपकी तरफ से आज के ट्रेडिंग कॉल्स।
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट के ऊपर थोड़ा साइडवेज है तो कॉशियस मूव है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक काफी अच्छे स्टॉक्स मूवमेंट हम देख रहे हैं, तो दो सेक्टर चल रहे हैं, जो एक है आईटी सेक्टर और दूसरा है मेटल का सेक्टर। तो इन दोनों सेक्टर के अंदर से हमारे एक एक स्टॉक है जो बाई की तरफ है। पहला है इन्फोसिस। यहाँ पे अगर हम देखें कि डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा बुल रन हमने देख लिया है, उसके बाद रिजल्ट से स्टॉक नीचे अपने जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसको रीटेस्ट किया है। वहां से देख रहे हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न या तो रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्म हुई है। मोमेंटम इंडिकेटर में भी रिवर्सल इंडिकेशन दिख रहे हैं, और जिस तरह से रोल ओवर डेटा है, डेफिनेटली लग रहा है कि इन्फोसिस वापस 1400 के लेवल तक जा सकता है। सो ओवरऑल एक दो दिन के लिए हम इन्फोसिस लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 1348 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1370 का हमारा टारगेट रहेगा। 1334 एज अ स्टॉप लॉस इन्फोसिस के अंदर रहेगा। दूसरा जो मेटल स्टॉक्स में से हिंडाल्को है, हिंडाल्को में हमने 2 दिन में अच्छी खासी एक रैली देख ली है। हाउएवर यहाँ पे अगर हम देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 445 के आसपास से स्टॉक में एक गिरावट आई थी, लेकिन लास्ट 2 दिन से सक्सेसफुली उसने 445 को होल्ड करके रखा है। यहाँ पे भी मोमेंटम इंडिकेटर आप देखोगे तो बुलिश जोन के अंदर है। 449 के आसपास की सेटलमेंट थी, हम क्लोज लॉन्ग करके जाएंगे। 465 एज अ टारगेट हम देख रहे हैं, एंड 439 एज अ स्टॉप लॉस हम हिंडाल्को के अंदर मेंटेन करेंगे। सो इन्फोसिस एंड हिंडाल्को बोथ आर बाय कॉल्स। ऑलराइट, ठीक है। अब तो ये हो गई हमारे पास किरण और कपिल शाह की ट्रेडिंग पिक्स। अब वैशाली से भी समझते हैं कि वो आज कहाँ बेट करें। वैशाली बताएं। यस, सो मेरे 2 पिक्स है। एक तो इंडस टावर है जो हम काफी दिनों से रेकमेंड कर रहे हैं। कल भी हमने देखा एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी हुआ है, बुलिश कैंडल भी बनी है। सो इंडस टावर में आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 200। यहाँ पे टारगेट थोड़ा गलत लिखा गया है। स्टॉप लॉस इज 170 नाउ। मैंने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखा है 170 का स्टॉप लॉस। सो हर एक डिप में बाय करिए, ट्रेडिंग टारगेट वुड बी 200। और दूसरा है क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर, जो हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड में आ चुका है, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद कल हमने देखा ड्यूरिंग द लैटर पार्ट ऑफ द डे वॉल्यूम पिकअप भी हुआ, और एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम की एक हिंट दे रहा है। सो आई वुड से 280 के स्टॉप लॉस के साथ 305 का क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर इज द सेकंड बाय पिक। टावर में अच्छी लॉन्ग पोजीशन बन रही है। इंडस टावर और वोडाफोन दोनों में पोजीशन बन रही है, और बाजार का ये मानना है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर से, वोडाफोन के प्रमोटर से, बिरला ग्रुप से कहीं ना कहीं अगर कोई फंडिंग या एडिशनल स्टेक सेल वगैरह कुछ प्रेफरेंशियल करके किसी तरीके से पैसा अगर वोडाफोन में आया, उनकी माली हालत बेहतर होने जैसा कोई ट्रांजैक्शन प्रमोटर्स की तरफ से अगर दिखाई दिया, तो वो इंडस टावर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ये बाजार का मानना है, और इसलिए ट्रेड इंडस टावर है। ट्रेड वोडाफोन बहुत रिस्की है, उसकी तरफ मत देखिए। वो बहुत ज़्यादा वो जाता है 8 रुपये से 12 जाएगा, फिर 12 से 9 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। उसकी तरफ ध्यान लगाने की जगह इंडस टावर पे आप ध्यान बना के रखिए। ये सुधरेगा तो ये स्टॉक चलेगा। डिम्पी, आप क्या कह रहे थे? मैं तो सिर्फ यही बात पूछने जा रहा था कि सोनी जी के ट्रेड कौन से हैं। मेरे को सिर्फ यही बात पूछनी है। मैं तो एकदम से डर गया, आपने मेरे से ऐसा सवाल पूछ लिया कि मैं क्या कहना चाहता था। सोनी जी, आपने सौदे बता दीजिए आप। मेरा भी बाई की तरफ है। एक है ऑटो सेक्टर में रहेगा, क्योंकि वो क्या है, ऑटोमोबाइल में मैंने अच्छी खासी रोल ओवर्स शुरुआत होते हुए देखा है, तो मेरा बाय रहेगा एस्कॉर्ट्स के तरफ। मैं अगस्त फ्यूचर के प्राइस के तरफ से बता रही हूँ। आप बाय कर सकते हैं 2457 2450 के रेंज में। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2400 का, और इसका टारगेट जो रहेगा वो 2540 2580 की तरफ रहेगा। ये रहा पहला सौदा। दूसरा बाय है एबी कैपिटल, वो भी अगस्त फ्यूचर के प्राइस के अनुसार मैं बता रही हूँ। आप बाय कर सकते हैं 192.5 CMP से। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 187.5 का, और इसका जो टारगेट रहेगा वो 200 204 की तरफ रहेगा। जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर कल शाम को आई है जिस पे एनालिसिस बनता है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ आधा दर्जन स्टॉक्स को इम्पैक्ट नहीं कर सकती है। इसके अलावा हमारी और आपकी, हम और आप जो निवेशक हैं, उनके जीवन में भी बदलाव आ सकता है, उनके पैसे बच सकते हैं, ऐसा बाजार का मानना है। और खबर क्या है? खबर ये है कि जियो फाइनेंशियल्स, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की डीमर्ज्ड आर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज की, उन्होंने कल शाम को ब्लैक रॉक के साथ एक एसेट मैनेजमेंट कारोबार को भारत में लॉन्च करने का करार किया है। मैं आपको बता दूं ब्लैक रॉक है क्या, आपके समझ के लिए। ब्लैक रॉक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है, और जियो फाइनेंशियल अपने टेक्नोलॉजी बैक्ड प्लेटफॉर्म के चलते एसेट मैनेजमेंट को गांव-गांव, देश-देश में पहुंचाना चाहते हैं और वॉल्यूम गेम खेलना चाहते हैं।
हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार इस समय जुड़ रहे हैं, वैल्यू रिसर्च के फाउंडर, ये समझाने के लिए कि इस कदम का असर एक निवेशक पे, कंज्यूमर पे क्या हो सकता है और एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में क्या खलबली मचेगी। गुड मॉर्निंग धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। आपसे बेहतर हमें नाम समझ में नहीं आया इस मामले को समझने के लिए। तो सबसे पहले बताइए, कंज्यूमर पे क्या सस्ते दामों में, छोटे कमीशन पे, जैसे जो जियो ने किया फ़ोन के और डेटा के कारोबार में, क्या जियो फाइनेंशियल, ब्लैक रॉक वो कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स के लिए भी प्राइसेस पे प्रेशर डाल के दाम नीचे ला सकते हैं? नहीं, एसेट मैनेजमेंट बिल्कुल केवल दाम नीचे करने वाला कारोबार नहीं है, क्योंकि जब आप किसी इक्विटी फंड में आप 500 रुपए का या 5,000 रुपए का आप SIP करते हैं और उसमें अगर आपका 0.5% खर्चा कटता है या 1% एक्सपेंस होता है, तो इसका जो असर है वो समझने में आपको 2, 4, 5 साल लग जाता है। ये फोन की तरह नहीं है कि यहाँ पे 400 लगता है और यहाँ पे 500 लगता है और ये 20% का अंतर हर महीने आपको दिख रहा है। इसका असर भविष्य में और छोटा सा होता है, इसलिए वो निवेशकों को आसानी से नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें कि एक बहुत बड़ा बदलाव दूसरे फ्रंट पे आ सकता है। जियो ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि रफ्तार से और ये जो टेक्नोलॉजी का रीच है, जो डिजिटल इकोसिस्टम का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है जियो, जो कि डेमोक्रेटाइज कर दिया है लोगों के लिए ब्रॉडबैंड और हर एक के हाथ में उपलब्ध हो गया है। और दूसरा चीज कि ब्लैक रॉक एक हालांकि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन उस एसेट मैनेजर के एसेट को प्रोफाइल को देखते हुए चूंकि iShares उनका सबसे बड़ा ब्रांड है और वो एक इंडेक्स फंड का लाइनअप है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप ब्लैक रॉक को भी देखें तो वो एक डिजिटल क्वांटिटेटिव एसेट मैनेजर के तौर पे उसको सब्सटैंशियली देखा जा सकता है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कि लोगों के और भारत में जो जादू हो रहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और जनधन अकाउंट है, तो आप 5 मिनट के अंदर आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। और 5 मिनट में आप निवेश ही नहीं शुरू कर सकते हैं, आपके लिए पूरी दुनिया का बाजार उपलब्ध है बहुत ही सिक्योर तरीके से। तो बाजार में इन्वेस्टमेंट को डेमोक्रेटाइज करने का ये बहुत जबरदस्त साधन हो सकता है। इसका एक असर ये होगा कि बाकी जब किसी और फंड कंपनी के बारे में हम बात करते हैं जो पहले से 5 साल, 10 साल, 20 साल से एग्जिस्ट करती हैं, लीडर्स हैं, UTI है, एक्सिस है, HDFC है, ICICI प्रूडेंशियल है, तो उनके पास एक लेगेसी है, उनके पास एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है, उनके पास एक्टिव मैनेजमेंट है। उनके लिए ये सोच पाना कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिस्ट हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाएंगे, ये मैकेनिकल तरीके से चलेगा, इसको चलाने के लिए चलाने का जो कॉस्ट फ्रेमवर्क है उसको बिल्कुल नए तरीके से देखा जा सकता है। ये मुझे लगता है कि ये गौर करने वाली चीज होगी, इसको उस तरह से देखना चाहिए। देखते हैं कि ये कैसे अनफोल्ड होता है, ये शुरुआती समय है। आपने बहुत बढ़िया बात बोली धीरेन्द्र कि ये डिसरप्ट होगा लेकिन रीच बढ़ेगी, इसका ऑफरिंग बहुत ज़्यादा देश भर में बढ़ जाएगी, ये अच्छी बात है। कॉस्ट नीचे लाएंगी, इस वाले एंगल से नहीं देखना चाहिए। लेकिन बाजार अब 5-6 लिस्टेड कंपनीज हैं, उस पर भी देखेगा कि उनके बिजनेस मॉडल पर क्या डिसरप्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्या वो किस तरह से डिस्टर्ब सकती है, उसके बारे में आपका क्या कहना लगता है कंपटीशन को लेके? ये जल्दीबाजी में नहीं होने वाला है? नहीं, वो होने वाला है और होगा और हुआ भी है अगर आप उसको देखें। लेकिन इस तरह के कारोबार में आमतौर पे क्या होता है, अगर आप देखें कि कॉस्ट का डिसरप्शन तो पहले ही हो चुका है। भारत में अभी निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है और ETF है वो अब 3 से 5 बेसिस पॉइंट पे भी उपलब्ध होता है। तो खर्चे के मामले में तो काफी हद तक डिसरप्ट हो चुका है और एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में हो चुका है। और जिस तरह से एक्टिव मैनेजमेंट अक्सर दबाव में आ जा रहा है, बहुत बार उसको अपना केस बिल्ड करना पड़ रहा है। जिस तरह की जागरूकता आई है, जिस तरह का अवेयरनेस है और जिस तरह से बाजार लोगों के लिए उपलब्ध हो गया, आप किसी से इंटरमीडिएशन है या नहीं है, लेकिन बाजार में निवेश करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। मुझे लगता है एक नए तरीके से देखने की जरूरत है कि बहुत सारे फिनटेक्स ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि म्यूचुअल फंड वो बेचते हैं। म्यूचुअल फंड अकेला एक ऐसा रिटेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जहाँ पे बहुत सारे खुश कस्टमर्स है जिन्हें फायदा हुआ है। कोई ऐसा फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे नहीं दिखा है रिटेल लेंडिंग के अलावा जहाँ पे आपको पैसा उधार मिलता है और
आप अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड एक अकेला निवेश का जरिया है, एक रिटेल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, सेविंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, जहाँ पे बहुत सारे निवेशक को फायदा हुआ है। कोई और ऐसा जरिया नहीं है, जिस वजह से अधिकतर फिनटेक इसको कस्टमर एक्विजिशन का व्हीकल समझते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र अपनी राय देने के लिए। ये जियो फाइनेंशियल, ब्लैक रॉक इम्पैक्ट, एएमसी सेक्टर पे हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन निकुंज हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। 19,600 तक आ गए हम, 20,000 को नॉक करके एक बार 10 तक देखे, लेकिन जो 2-3 दिन का रिबाउंड आया, आप कैसे देखते हैं इसको? अजय देखिए, मेरा ये मानना है कि मार्केट के अंदर जो रैली हमने देखी है, यह 2-3 साल में ऐसी बड़ी रैली आती है। अप्रैल में लग रहा था बहुत हो गया है, जून में लग रहा था और कितना जाएगा, जुलाई में लग रहा था भाई बस, अगस्त भी ऊपर जा सकता है। ये बोलना बहुत मुश्किल है, मगर पेस कम होगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तीसरा, मुझे लगता है मार्केट का रिवर्सल जो आएगा वह हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। क्यों? हमें बाहर से क्यों मिलेगा? मार्केट्स ऑलवेज बॉटम आउट व्हेन बिकॉज ऑफ मैक्रोस। Markets always speak out because of markets always bottom out because of micros. Markets always speak out because of macros. तो मैक्रो अगर कहीं पे कुछ हिलता है, अब हो सकता है क्रूड की वजह से हो सकता है वो लिक्विडिटी की वजह से हो सकता है चाइना की वजह से, मुझे नहीं पता, मगर वहाँ कुछ ही भी कारणों से अगर मैक्रो में थोड़ी गड़बड़ होती है तो मार्केट में ज़रूर सैलाब आ सकता है। मेरा यह मानना है मार्केट अब पॉज मोड में रहा है। मेरा यह मानना है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल नहीं है। मेरा यह मानना है मार्केट रुक सकता है, थम सकता है, वॉलेटिलिटी आ सकती है। अप्रैल का, अगस्त का महीना ऐसा रहेगा। ओके, तो अगस्त में आपको लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब फार्मा कंपनीज में भी 2 बड़ी कंपनियों के नंबर्स आए, कहीं पर आपकी नज़र गई जो की रिजल्ट्स आपको लगे हो, कमेंट्स अच्छे लगे हो? क्योंकि फार्मा स्पेस में भी डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के हिसाब से एक अच्छा इतने सस्ते नहीं है प्रियंका। हमें हमेशा लगता है कि फार्मा चला नहीं है, फार्मा ले लीजिए। नंबर्स अच्छे हैं, सिप्ला के बेटर हैं, डॉक्टर रेड्डी की भी अच्छे हैं, मगर डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक में रनअप हो चुका है। फार्मा इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सेक्टर टू कॉल। इसके अंदर आप एक सेक्टर स्पेसिफिक व्यू नहीं ले सकते हैं, मगर जी हाँ, ये हमें एक हरी झंडी जरूर देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट के अंदर जेनेरिक प्राइसिंग थी वो खत्म हो रही है। कमोडिटी प्राइसेस वापस आते हैं तो एपीआई रिलेटेड कंपनीज भी एक चर्न के मोमेंट में आ सकती हैं। तो फार्मा में मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस अब सेलेक्टिवली उसकी क्षमता ज़्यादा हो सकती है। अगर 3 महीने पहले आप मुझे बोलते हैं फार्मा एक आउटराइट सेल था, आईटी का आउटराइट अवॉइड था, मगर फार्मा के अंदर 30-40% कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि सस्ती हैं, जहाँ पे टर्न हो चुका है, जहाँ पे प्राइसिंग बेटर हो रही है, और डोमेस्टिक मार्केट भी इस समय बेटर है। देखिए इतनी बारिश होगी तो देखिए सर्दी जुकाम की दवाइयाँ तो बिकेंगी। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये वेटेस्ट जुलाई है एवर। किसने प्रेडिक्ट करा था? किसी नहीं। हम तो बात कर रहे थे इनफैक्ट कम पड़ जाएगी। मैं तो लाइफ में यही सीख रहा हूँ कि मार्केट एंड वेदर फोरकास्टिंग इज समथिंग, कितनी आप ट्राई कर ले कभी राइट ही नहीं बैठती है। एक इंटेलिजेंट गेस ले सकते हैं एट बेस्ट। किस चीज़ के लिए? बाजार को लेके एटलीस्ट। वेदर में तो हम लोग क्वालिफाइड नहीं है करने के लिए, लेकिन बाजार को लेके एट बेस्ट एक, देखिए वही मैं कह रहा हूँ आपको। अब एक आप कनेक्टिंग डॉट्स करते हैं, मगर सर्कमस्टांसेस इतनी बदलती हैं आपके आसपास, तो सर्कमस्टांसेस की वजह से इफ सिचुएशन चेंज, प्राइसेस चेंज एंड व्यू चेंजेस। ठीक है निकुल सर, गुड मॉर्निंग। एक खबर मार्केट में और भी है, ये M&M ने 3.5% RBL के अंदर हिस्सा लिया है। ये सर M&M को क्यों जरूरत पड़ी RBL के अंदर हिस्सा लेने की, और इससे RBL पे क्या फ़र्क होगा, आप थोड़ा बताइए इसको। मैं भी कंफ्यूज हूँ डिम्पी, मतलब वास्तव में मैं भी कंफ्यूज हूँ, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कैपिटल एलोकेशन अभी ठीक करी है। वो अचानक आके RBL में क्यों निवेश कर रहे हैं, जबकि उनकी काफ़ी बिजनेसेस इस समय हाई ग्रोथ मोड में, ऑटो बिजनेस, उनका hotel business, hotel when I say the resort business, their IT business, their financial services businesses, all the businesses are high growth mode। तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ये अगर स्ट्रेटेजिक, तो अगर ये केवल ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट है तो क्या नीड है इसकी, क्योंकि आपने बड़ा निवेश करा है और आप यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अगर आप एक ट्रेजरी निवेश कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? सेकंड, अगर स्ट्रेटेजिक मूव है तो स्ट्रेटेजिक मूव किस प्रकार से महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेनिफिट मिलेगा, महिंद्रा फाइनेंशियल्स को बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज RBL एक छोटा बैंक है। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा एक प्रकार से बोल रहा है कि वो एक बैंक के अंदर बैक एंट्री RBL के थ्रू जाना चाहते हैं? ये बोलना बहुत मुश्किल है डिम्पी, मगर एक न्यूज़ जो आई है एक सरप्राइज़ है, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप जो एक ग्रुप कैपिटल एलोकेशन को लेकर के इतने समय से इतना ज़्यादा इस समय केयरफुल रहा है, क्या है कि नॉन कोर गलती उन्होंने करी है।
नंबर्स आएंगे तो हमें बोला गया है उनकी टीम ने कि वह स्पष्टता से आएंगे इसके ऊपर। मगर जहाँ तक मुझे पता है कि बैंक के अंदर स्टेक बढ़ाने के लिए काफ़ी आरबीआई अप्रूवल्स होते हैं। 10% के ऊपर आपको मान्यता लेने के लिए आरबीआई को चिट्ठी लिखनी पड़ती है। उन्होंने कहा है कि वो उससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे तो 10% आप आरबीएल में लेकर के आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बिकॉज जो आप मार्केट बाइंग कर रहे हैं, या मार्केट बाइंग आप ओपन मार्केट से कर रहे हैं, इससे बैंक को या आरबीएल की बैलेंस शीट को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, ठीक है निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे व्यूज़ हमें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। चलिए, तो ये तो निकुंज की नज़र के इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स रहे। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अगस्त में रह सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाजार काफ़ी बड़े भी हैं। लेकिन जिन बड़े नंबर्स पर बाजार व्यू सुनना चाहता है मैनेजमेंट को, हम ज़रूर लेकर आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रेड्डीज़ के CFO पराग अग्रवाल हैं बात करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। मिस्टर अग्रवाल से जब हमने पूछा कि यूएस प्राइसिंग प्रेशर पर उनका क्या व्यू बन रहा है, यूएस जेनरिक मेडिसिन पर आप उनका क्या व्यू बन रहा है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, तो इस क्वार्टर में प्राइस इरोजन थोड़ा मॉडरेट हुआ है। हमने कम प्राइस इरोजन देखा कंपेयर टू प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लक्चुएशंस तो नॉर्मल हैं इस बिजनेस में, और ये मॉडल का एक पार्ट है। बट डेफिनेटली हमने थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखा इस क्वार्टर में। तो देखिए, स्ट्रक्चरली यूएस मार्केट में कोई चेंज नहीं है। प्राइस इरोजन जो है वो बिजनेस मॉडल का पार्ट है। इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग, कभी हाई सिंगल डिजिट, कभी डबल डिजिट में रहता है, और वो पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है। तो यूएस मार्केट में सक्सीड करने के लिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा लीवर जो हमारा अच्छा काम कर रहा है अभी, वो है बेस पोर्टफोलियो में वॉल्यूम गेन्स, मार्केट शेयर गेन्स। तो उसमें भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस क्वार्टर में। देखिए, इस ड्रग का जो हमारा एग्रीमेंट है, उसमें वॉल्यूम लिमिटेड सेटलमेंट है ये, और फिगर्स को मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बस मैं यही कहूंगा कि अगले कुछ क्वार्टर्स में भी हमारा यह मानना है कि इस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल रहेगा। क्वार्टर फ्लक्चुएशन रहेंगी, लेकिन ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल रहेगा अगले कई क्वार्टर्स में। ये बहुत ही शानदार कमेंट्री आपको डॉक्टर रेड्डी से मिली है। सारे पैनलिस्ट को लेके आइए, क्योंकि अगले 2-3 मिनट हम फार्मा में बिताने वाले हैं। मयूरेश जोशी भी आ चुके हैं। अगर आपने डॉक्टर रेड्डी की ये कमेंट्री पे ध्यान नहीं दिया है, तो मैं दोबारा से इनके ग्राफिक्स एक बार प्ले करूंगा, और साथ में सिप्ला के भी मैं ग्राफिक्स प्ले करने वाला हूं। और आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले क्वार्टर लुपिन और सिप्ला ने ऑलरेडी ये बात कहना शुरू कर दिया था कि यूएस मार्केट में ग्रोथ वापस आ रही है। यूएस मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर जो बना हुआ था 3-4 साल से, वो कम हो रहा है, और प्लस इंडिविजुअल कंपनीज में इनके प्रोडक्ट ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि जो रेगुलेटरी कार्रवाई थी, जो स्ट्रिक्टनेस थी यूएस एफडीए की, वो थोड़ी कम हो रही है। यूएस में आपको मालूम है या नहीं, मैं बता दूं एक बार, कि दवाइयों की बहुत बड़ी किल्लत है, बहुत हाई डिमांड है, सप्लाईज पे इशू आ रहा है। जो भी रीजन हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कमेंट्री आना शुरू हुई। कल शाम को सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी ने अच्छे नंबर दिए, और फिर दोबारा कमेंट्री, 2 बैक टू बैक क्वार्टर्स में इंप्रूविंग कमेंट्री। हुआ क्या है, बाजार वेट नहीं करता है कमेंट्री का। पिछले क्वार्टर से ही खरीदना शुरू कर दिया था। सन फार्मा ऑलरेडी 1100 के ऊपर पहुंच चुका है, डॉक्टर रेड्डी भी चला हुआ है, सिप्ला भी चला हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं चलेंगे यहां से। मयूरेश, आप बताइए, ये एक कंफर्म ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है कि फार्मा कुड बी द सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जिस हिसाब से सिप्ला और इनकी डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट्स और कमेंट्री आई, Q1 में ही भूमिका बनना शुरू हो गई थी। आप कौन से 2 टॉप पिक लेंगे फार्मा से, ये बताएं। एब्सोल्युटली, गुड मॉर्निंग अजय। तो 2 चीजें, एक आई थिंक अगर आप रिजल्ट्स देखें काफी फार्मा कंपनीज के Q3, Q4 और Q1, Q3 से Q4 एक डेफिनेट सुधार देखने मिला था, जहां पे कंसर्न्स आ रहे थे कि मार्जिन इरोजन हो रही है, प्राइसिंग प्रेशर्स मिल रहे हैं। पिछले साल वो अच्छे खासे जेस्टेट हो चुके थे, और कहीं ना कहीं की लॉन्चेस जो ये कंपनीज कर रही थी, जिसे हम नीश लॉन्चेस कहते हैं, वहां पे जो नॉन जेनेरिक लॉन्चेस थी, वहां पे अच्छा खासा मार्जिन का एक सपोर्ट कंपनीज को मिल रहा था। ऑब्वियसली जो आपने एक वैलिड पॉइंट रेज किया है इन टर्म्स ऑफ एफडीए कंसर्न्स, जो काफी फार्मा कंपनीज के प्लांट्स पे लगे हुए थे, वहां पे आई थिंक रेजोल्यूशंस आने लग गए हैं। यू आर हियरिंग अ लॉट ऑफ EIRs, जहां पे कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशंस नहीं है, which means जो एक पाइपलाइन हो सकती है in terms of more drugs coming through different sites and the resolution for these plants, एक बहुत मुमकिन पॉसिबिलिटी लग रही है। इसलिए ये तिमाही के नंबर्स, which means the second half for this financial year,
और अगले साल के लिए काफी बेहतर आएंगे। थर्ड, आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली लुक विद इन द इंटरनल इटसेल्फ, रेवलिमिड हैज डन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन काफी फार्मा कंपनियों के लिए। सिप्ला का एक्सपेक्टेशन नहीं था ये तिमाही में कि $222 मिलियन की पोस्ट करेंगे कंपेयर टू $204 मिलियन quarter on quarter. Similarly for Dr. Reddy's, I think ये एक ट्रेंड है for US sales that is expected to improve sequentially quite significantly. Biosimilars की इनकी जो pipeline है ये काफी तगड़ी है, जो ये backward integration कर रहे हैं 60% of their molecules within this financial year itself, ये margins को सहारा देंगे and PSI business is expected to hold up. Similarly for Cipla, I think जो peptide injectables है, it's a high margin product जो ये launch कर सकते हैं, और जो इनका इनहेलर ड्रग है ये दूसरे साइट से लॉन्च करने की ये पूरी प्रयास कर रहे हैं, प्रेफरेबली फॉर इट्स यूएस मार्केट व्हिच कैन बी अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल। तो रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। काफी स्टॉक्स की जो ईपीएस रेटिंग है हमारे मार्केट्स में इंडिया में ठीक ठाक लग रही है। पैनरे में जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सॉफ्टवेयर है वहां पे फार्मा इज क्लियरली गेटिंग सीन एज एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर टू आंसर योर क्वेश्चन ओवर द नेक्स्ट 6 months, और इसलिए स्टॉक्स लाइक डॉक्टर रेड्डीज एज एन एग्जांपल डेफिनेटली आपके रडार पे रहना चाहिए। विद इन द ब्रॉडर मार्केट्स हमें लगता है, आई थिंक Zydus Life हैव बीन रिकमेंडिंग टाइम एंड अगेन, इनके पास से बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और सिप्ला अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ये भी आपके बाय वॉच लिस्ट में रहने चाहिए। तो ये 2-3 स्टॉक्स डेफिनेटली नजर में रखना चाहिए। ये 2-3 स्टॉक जरूर नजर में रखने चाहिए। अब एक ही इसी पर ट्रेड ले लेते हैं, आज के लिए क्या होना चाहिए। वैशाली, आपने भी सारी व्यू सुना होगा, यूएस से ही प्राइसिंग का प्रेशर आ रहा था, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज की कमेंट्री में रिफ्लेक्ट हुआ, मयूरेश भी वही बता रहे हैं। आज के लिए क्या ट्रेडिंग आइडियाज, आज के लिए क्या ट्रेडिंग बेट्स लेनी चाहिए सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज पे? ये चल रहे थे स्टॉक पहले भी, लेकिन रिजल्ट्स के बाद क्या आज भी इसमें फॉलो बाइंग आ सकती है? I would say Cipla actually 1050 was a resistance और वहां से क्रॉस करके दोबारा एक नया एक अपमूव आ रहा है। सो बायस इज पॉजिटिव, बट मेरे ख्याल से जो कल के क्लोजिंग के हिसाब से वी सॉ अ क्लोजिंग ऑफ अराउंड 1060 लेवल्स, तो थोड़े डिप में बाय करना बेटर रहेगा नियर 1050 बिकॉज ट्रेंड इज ओनली गेटिंग बेटर। सो आज के लिए 1050 के आसपास अगर मिले तो लेना चाहिए, एंड आई वुड लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 1100 फ्रॉम हियर। कौन से फार्मा स्टॉक्स पे बढ़िया ट्रेड बन सकता है ये जरा देख के बताएं। औरबिंदो बाजार का चहेता फार्मा स्टॉक्स है, एलिम्बिक, ये शिल्पा मेडिकेयर, लॉरस। मिड कैप साइड में क्या फार्मा में कहीं बेट बन रही है कपिल? जी सबसे पहले मैंने एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट एक डॉक्टर रेड्डी का बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में काफी दिलचस्पी रखता हूं। तो डॉक्टर रेड्डी का चार्ट मैं आपको 1999 से बता रहा हूं, तो ऑलमोस्ट कुछ 22-23 साल की हिस्ट्री है। तो 22-23 साल की हिस्ट्री में इस चार्ट का फॉर्मेशन कैसे रहा है, डॉक्टर रेड्डी ने कैसे बिहेव किया हुआ है कि डॉक्टर रेड्डी का हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनता है, और उसके बाद में जो एक प्रीकर्सर होता है आने वाले टाइम के अपसाइड मोमेंटम के लिए, और वो अपसाइड मोमेंटम आपकी कहां ना कहां तक 4 साल से 5 साल तक रहती है, और 4 से 5 साल के अपसाइड मोमेंटम के बाद में 5 साल का कंसोलिडेशन का पैच आ जाता है। ये जो रिपीटेशन में देख रहा हूं, तो वो 1999 में भी सेम वे में हुआ था, 2009 में भी सेम वे में हुआ था, और यही सेम पैटर्न में अभी 2020 में जब कोविड का टाइम था और फार्मा सेक्टर्स काफी चल गए थे, तो वहां पे देखने को मिल रहा था। तो 2020 का आपका एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बन गया था, जो प्रीकर्सर कर रहा था कि अभी आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। आने वाले 4 साल इस सेक्टर के रहेंगे। 2 साल इसने एक टाइम वाइज करेक्शन में बिता दिया हुआ है, और यहाँ से आधा साल बीत चुका है, और यहाँ से हमें काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि टाइम साइकिल के हिसाब से आने वाले 1.5 साल में डॉक्टर रेड्डी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। प्राइस वाइज इसके टारगेट नहीं रह सकते, लेकिन टाइम वाइज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे काफी अच्छी अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। तो एक डॉक्टर रेड्डी का ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट था, और यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक था शिल्पा मेडिकेयर, इसका हमारा एक पॉजिटिव व्यू भी था। एज ए डिस्क्लेमर हमारे एक नोट भी बनी हुई थी इसके पहले, और डॉक्टर रेड्डी पे भी हमारा एक टेक्निकल इनिशिएशन रिपोर्ट बना था इस पर्टिकुलर थीसिस पे। और सिप्ला मेडिकल का खासियत ये है कि जो 223 के जो लेवल से 2019 में बने थे, वही लेवल को यहाँ पे 2023 में कुछ महीनों पहले ही हम देखने मिला था, कुछ बेस बना के प्राइसेस का अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखने मिल रही है। कल के दिन में भी हमें एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिला था। तो अभी 330 के लेवल पे चल रहा है। थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हैं तो इसका नेक्स्ट बेस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस कुछ 370 से लेके 380 तक का हमें देखने मिल रहा है।
ओके ठीक है, सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज दोनों पे रिकमेंडेशन मिली है। ये 5400 का सिप्ला आप सॉरी डॉक्टर रेड्डीज आपको 5000 के ब्रेकआउट पे भी हमने आपको नोटिस ज़रूर करवाया था, आपने अच्छे से नोटिस किया होगा इसको। आगे बढ़ते हैं, पूजा को कनेक्ट करते हैं अपने साथ और वो आपको बताने वाले हैं कि जब बाज़ार बंद हुआ और अब तक कौन कौन से अर्निंग्स आ चुकी हैं, उसका एक उन्होंने कंपाइल किया एक लिंक को। पूजा बताएं। जी, वायदा बाजार से और कैश सेगमेंट से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे नतीजे आए हैं और ज़्यादातर नतीजे अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। आरईसी से पहले शुरुआत करें तो इंटरेस्ट इनकम में 14% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है, मुनाफा 21% बढ़ा है कंपनी का। एजिस लॉजिस्टिक्स के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, % की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 3.8% से बढ़कर 9 आया है और एबिटा में 131% का उछाल कंपनी ने दर्ज किया है। कोलगेट के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आय में 11% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 28% से बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन 27.21% से बढ़कर 32% के आसपास कंपनी ने घोषित किए हैं। जिंदाल स्टेनलेस के नतीजे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं हर फ्रंट पर। आय में 25% की ग्रोथ, मुनाफा 45% से बढ़ा है कंपनी का। पीडीएस की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे अच्छे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इसको हाईलाइट करें तो मार्जिन 3.2% से बढ़कर 6.2%, लगभग दोगुने हो चुके हैं मार्जिन और एबिटा में 75% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। आयन एक्सचेंज के नतीजे भी हर फ्रंट पर काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। आय में 25% की ग्रोथ, मुनाफा भी करीब 22% से बढ़ा है कंपनी का और कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर भी 48% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। आखिर में बात करते हैं गोडफ्रे फिलिप्स की। यहाँ पर भी आय में 26% की ग्रोथ और मुनाफा करीब 68% से बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। तो सभी नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं वायदा बाजार से और कैश सेगमेंट से। ठीक है पूजा, शुक्रिया ये सारे के सारे नंबर्स को कंपाइल करके सामने रखने के लिए। नंबर्स तो आपने सुन लिए, लेकिन इन्हीं नंबर्स पे कई ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं। अशेषा को भी बैक टू बैक अपने साथ कनेक्ट करते हैं। अशेषा गुड मॉर्निंग, आपके पास जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है जरा उसके बारे में बताइए। जी हाँ, सबसे पहले कोलगेट की बात करते हैं। अच्छे नतीजे थे जिसके चलते जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। उनका मानना है कि ग्रॉस मार्जिन्स में इस क्वार्टर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट 8 क्वार्टर की ऊंचले स्तर पर थे ग्रॉस मार्जिन्स और उनका मानना है कि ग्रोथ मीडियम टर्म में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस के भी नतीजे आए थे कल, जिसके चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। उन्होंने टारगेट प्राइस 8,300 से अब बढ़ाकर 8,830 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि एसेट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस क्वार्टर में। लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी कंपनी ने बढ़ाई है, जिसके चलते उन्होंने प्रॉफिट के CAGR में 26% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है FY23 के 26 के पीरियड में। इसके अलावा टेकएम पर नोमुरा की नोट आई है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। उनका मानना है कि पहली तिमाही के नतीजे कमजोर थे, लेकिन अब ग्रेजुअल सब्सिक्वेंट रिकवरी देखने को मिल सकती है अगले क्वार्टर्स में। टेलीकॉम वर्टिकल में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है और उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज के भी नतीजे आए थे। सिप्ला पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि US परफॉर्मेंस अच्छा था इस क्वार्टर में, जिसके चलते नतीजे काफ़ी अच्छे थे और उसी के चलते उन्होंने EPS एस्टिमेट्स भी बढ़ा दिए हैं। लास्टली जेफरीज ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है डॉक्टर रेड्डीज पर। उनका मानना है कि फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, US परफॉर्मेंस अच्छा था जिसके चलते नतीजे अच्छे दिखे। कैश फ्लो जनरेशन भी काफ़ी अच्छा था और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस भी सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज पर बढ़ा दिया है। ओके ठीक है, तो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी आपको अशेषा ने बता दी है, नंबर्स भी आपको पता लग गए। जोड़ रहे मुनाफे के फंडे के लिए। वैसे तो 18 आवर्स देश को देख के आपको लगातार मुनाफा हो ही रहा होगा, लेकिन फिर भी इस मुनाफे को थोड़ा और बढ़ाते हैं कुछ बेहतरीन फंडामेंटल कॉल से। निमेश जी आपको बताने वाले हैं मुनाफे का फंडे वाली कॉल्स। निमेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। पहली मेरी जो पिक है वो PVR आइनॉक्स की है। बेसिकली अगर आप स्टॉक का Q4 का रिजल्ट देखें
तो वहां पर 21% का जो है वो एक टिकट सेल्स के अंदर ग्रोथ हुआ है, जिसके अंदर 3% का ग्रोथ जो है वो ATR यानी एवरेज टिकट प्राइस के अंदर हुआ था, जिसकी वजह से 21% का हमको टिकट सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिला है। बेसिकली प्रीवियसली क्वार्टर के अंदर कंपनी ने एक लॉस बुक किया था, जिसके अंदर मर्जर रिलेटेड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंस थे। मुझे लग रहा है कि आफ्टर मर्जर कंपनी की अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो करीब 1700 स्क्रीन इंडिया में अवेलेबल है, और अभी फिलहाल जैसे कंपनी ने गाइडेंस दिया कि 150 to 175 स्क्रीन आने वाले एक साल के अंदर और नए जोड़ने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है, और कंपनी ने जैसे बताया कि प्री पेंडेमिक लेवल के आसपास ये क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर वो लोग पहुंच जाएंगे। और अभी देखिए कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है और स्ट्रॉन्ग न्यू रिलीज पाइपलाइन के अंदर है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कंपनी के अंदर जो है वर्स्ट इज ओवर और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए 1740 के टारगेट प्राइस से मैं PVR आइनॉक्स को 6 महीने के लिहाज से बाय करने का रिकमेंड दे रहा हूँ। फिलहाल 1530 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मेरी सेकंड पिक जो है वो PNB की है। पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करें तो कल ही कंपनी ने जिस तरह से रिजल्ट दिए और जिस तरह से गाइडेंस दिए कि कंपनी जो है वो उसके लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 23% स्टेक जो है वो बेचने वाली है। सेकंड, जिस तरह से रिटर्न ऑफ असेट है उसके अंदर एक काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और NPA के अंदर भी हम लोग एक अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। फिलहाल अभी वैल्यूएशन के वजह देखिए तो सबसे सस्ता शेयर PSU बैंक्स के अंदर PNB दिख रहा है, जो कि 0.68 प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है, और अच्छी रिकवरी और पॉजिटिव न्यूज के कारण अगर स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती है तो यहाँ से स्टॉक के अंदर हम लोग अच्छी एक रिकवरी देख सकते हैं। अगर चार्ट्स के ऊपर देखें तो वहां पर भी एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देखने को मिल रहा है। तो PNB में 85 के टारगेट प्राइस से करंट लेवल से 63 अराउंड बाय करने का रिकमेंड देगा। ठीक है, लग रहा है आजकल आप बहुत निमिष मार्केट स्क्रीन के साथ साथ आप पिक्चर में खूब देख रहे हैं। PVR आपके रेडार पे तभी आया होगा। मिशन इम्पॉसिबल और इसके भीड़ भाड़ खूब है, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। ओपेनहाइमर में भी यही होने वाला है। नहीं, जरूर से जरूर से। और जिस तरह से अभी देखिए अगर PVR की और एक बात करें तो कंपनी जो है वो वर्ल्ड कप आने वाले है और कंपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रही है, तो उस तरह से भी कंपनी को है वो काफी एक एडवांटेज मिलेगा। और खास करके मर्ज एंटिटी के बाद जो सिनर्जी का कॉस्ट एडवांटेज होगा वो काफी होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट ऊपर चल रहा है और जो अंडर वैल्यू स्टॉक है उसके अंदर हम लोग काफी अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। तो फिलहाल PVR जो है वो अंडर वैल्यू स्टॉक हम लोग कंसिडर करें, और कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है यहाँ से तो स्टॉक के अंदर बड़ी रिकवरी हमने को देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप 52 वीक हाई देखें तो पिछले साल 2200 का स्टॉक ने एक हाई बनाया था, और 2200 के बाद स्टॉक अभी ये 1530 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से लग रहा है कि ये लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफी फेवरेबल है, और यहाँ से हम लोग अच्छी रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। सारी बात है, एकदम बढ़िया बात बोली आपने PVR आइनॉक्स पे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड्स डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वैशाली है हमारे साथ। वैशाली, कल आपने ध्यान दिया रिजल्ट के बाद, जो कि तगड़ा रिजल्ट था, बजाज फाइनेंस में जम के ठुकाई हुई। डायरेक्टर साहब जरा आप इंट्राडे लेके आइए बजाज फाइनेंस के। नंबर बहुत धमाकेदार थे, Q1 भी धमाकेदार था, लेकिन उसके बाद भी कल रिजल्ट के बाद 5% स्टॉक गिरा है। फ्रेश शॉर्टिंग हुई थी, साफ दिख रहा था डेटा में। कुछ लोगों का ये मानना है बाजार में कि बजाज फाइनेंस की जो सब्सिडरी है बजाज फिनसर्व, उन्होंने एक AMC लॉन्च की है, जो कि टेक्नोलॉजी बैक्ड लो कॉस्ट ETF टाइप की सब्सिडी है। AMCs में ऐसा डिसरप्शन करेंगे। और उसी के बाद ये शाम को ब्लैक रॉक आई शेयर्स वाली खबर आई जियो फाइनेंशियल। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि इनकी AMC को बहुत इंटेंस कंपटीशन होगा बजाज फाइनेंस की। जियो फाइनेंशियल ऑलरेडी बजाज फाइनेंस का इमीडिएट कंपीटर देखा जाता है बाजार में। करेक्ट। तो इसके बाद भी कल जबरदस्त शॉर्टिंग हुई, बट बजाज फाइनेंस इस लेवल पे कल की फॉल के बाद आपको कैसा लगता है? क्या इसमें ट्रेड है? क्या ये वीक हो गया है? शॉर्टिंग कैंडिडेट है ऑन राइजेस, या गिरावट पे लेना चाहिए? वैशाली, तो सो फार टेक्निकली फिलहाल एक सपोर्ट है जो 7300 कल हमने देखा, एंड द प्राइस वाज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन स्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट। 7800 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस था जो हम देख चुके हैं, और उसके बाद ये स्टॉक आगे बढ़ा ही नहीं है। सो आई थिंक शॉर्टिंग कैंडिडेट बनेगा कंडीशनल ओनली बिलो 7300। तब तक के लिए ये बायस पॉजिटिव रहेगा, और ज्यादा तेजी तो तभी बनेगी जब 7800 को क्रॉस करता है। So till now, I would say एक range bound रहेगा 7300 to 76, 7650 तक।
बिल्कुल सही। ये ट्रेड आपको बजाज फाइनेंस पे आते हुए किरण के पास जाऊंगा मैं। किरण, आपने ध्यान दिया सारे एमसी स्टॉक्स चल रहे हैं, ठीक बात है। सेबी चीफ ने बड़ी मुलायम कमेंट्री दी कि इंडस्ट्री को खुश करने वाला एक वो आएगा, क्या नाम है, कंसल्टेशन पेपर टीआर को देख के इस बार जब हम लाएंगे तो इंडस्ट्री मायूस नहीं होगी, ऐसा कुछ कमेंट्री दी थी। उसके बाद से रैली, लेकिन एक एएमसी स्टॉक ना डायरेक्टर साहब, एचडीएफसी एमसी नहीं, वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा एएमसी का है। तो लोग चलाने लगे उसको। लेकिन आप एक हफ्ते का चार्ट देखिए प्रियंका जी, इसमें 40% का गेन आया है 3 महीने में, लेकिन 20-25% का 2 दिन में है। इसमें एक न्यूज़ दूसरी चल रही है। 10% के 2 मारे इसने पिछले 2 दिनों में। तो लोगों को लगा शायद टीआर को लेके, लेकिन खबर जो आपने कही है वो सही है। कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। क्या रिस्ट्रक्चरिंग है पता नहीं, फायदेमंद होगी, कैसी होगी, बाजार कैसे लेगा पता नहीं, लेकिन चार्ट्स में 2 दिन से भयंकर करंट मोतीलाल ओसवाल में दिखाई दे रहा था। हमें किरण बताएंगे क्या इसमें जूस है अभी भी, या लेके बैठा हूं तो क्या मुनाफा वसूल कर लूं? किरण। सो ओवरऑल अगर मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विस की हम बात करें तो आपने बहुत सही तरह से स्टॉक को एनालाइज किया है। जिस तरह से रिसेंटली हमने देखा था कि स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था। लास्ट जो एक ब्रेकआउट हमने देखा था वो कहीं ना कहीं जून मंथ में आया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जून मंथ एंड हुआ और जुलाई भी ऑलमोस्ट 2 दिन का मूव अगर हम निकाल दे तो स्टॉक एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। अब यहाँ पे क्लियर कट उसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो कप एंड हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं। 750 के आसपास का ब्रेकआउट था, स्टॉक अभी 830 के आसपास चल रहा है। और जिस तरह की एक हमने देखा था कि एंजल वन में नेगेटिव न्यूज आई थी, कहीं ना कहीं आईएफएल में भी नेगेटिव न्यूज आई थी, और वो एक एडवांटेज मोतीलाल ओसवाल को भी मिलेगा। साथ ही साथ एएमसी स्टॉक जो चल रहे थे वो, सो एक मल्टीपल एडवांटेजेस वाला स्टॉक है। स्टार्ट पैटर्न भी काफी स्ट्रांग दिख रही है। तो कोई भी टिप आता है 800 तक, या तो करंट मार्केट प्राइस से भी हम लॉन्ग करके जाएंगे। 800 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस 1000 तक रैली दे ऐसा हमें लग रहा है। तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके जाना चाहिए 800 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। बात हुई मोतीलाल ओसवाल की, लेकिन एक और स्पेस जिसकी बात हम बार बार भी करते हैं और उस पर बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट भी है। टेक महिंद्रा के कल नंबर्स थे, यस नंबर्स कमजोर थे, बड़ा मार्जिन का गैप भी रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा 39% डिप हुआ है, लेकिन इस पर ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स काफी पॉजिटिव है। अजय, वही बात जो आप बात कर भी रहे हैं, इसमें टेक महिंद्रा में नोमुरा कहता है कि बड़े बिग मिस राव, लेकिन अब बॉटम लाइकली बन गया। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे 2-3 सेल्स के बंदों ने आज ये बताइए, और मैं कैविएट कर दूं कि इंस्टी सेल्स का फीडबैक है ये, मेरा कोई व्यू नहीं है कि आज 5-7% की गिरावट पे ये बाय बनता है। और आप एग्जैक्टली यही एक ब्रोकरेज का हवाला भी दे रही हैं। 2 ब्रोकरेज, एक आज 5% गिरेगा तो इसमें लाइक्लीहुड है ये सही की इसमें बाइंग हो, और ये होगा तो बाकी भी होंगे। एग्जैक्टली कल इन्फी तो 1.5% ऊपर था बंद। इन्फी तो गिरना घटना कम हो जाए ना, स्टॉक कोई भी सेक्टर गिरना बंद हो जाए तो आपको उसको रिडार पे ले आना चाहिए। फिर वहां से आपको एक ट्रेड ढूंढना चाहिए जो आई एम श्योर। तो चलिए ट्रेड ढूंढते हैं कि क्या टेक महिंद्रा, अगर आज एक नीजक रिएक्शन, रिजल्ट्स पर रिएक्शन आता है तो क्या वो एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ नोमुरा नहीं कहता, इनफैक्ट यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले भी ये कह रहा है कि अब डाउनसाइड रिस्क जो है FY25 तक के लिए वो भी अब कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो क्या आज ट्रेडिंग का एक ट्रेडिंग बेट इसमें ढूंढनी चाहिए? सोनी, आप क्या राय देंगी टेक महिंद्रा पे या दूसरे IT काउंटर्स पर, स्पेसिफिकली टेक महिंद्रा पर ही? टेक महिंद्रा कल थोड़ा जो है नीचे गिरते हुए दिख रहा है और 1140 का उसका इमीडिएट सपोर्ट पे वो रुक गया था कल। तो टेक महिंद्रा मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा आपको 1120 की तरफ दिख रहा है तो आप वहां से एक बाय की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1180 का एक उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप 1080 का ही एक स्टॉप लॉस लगा के वहां से आप ले सकते हैं। बट डिप जैसे मिले तभी आपको लेना चाहिए। ओपन मार्केट में पूरा चढ़ के ना लेना चाहिए, आप डिप पे लीजिए। उसका अगर हम पोजिशनली देखेंगे तो अच्छा खासा है, उस पे सपोर्ट बन गया है, बॉटम आउट भी हुआ है हम बोल सकते हैं। तो अगर आपको मिल रहा है तो वहां से आप लीजिए, बाय कीजिए। और ये दोबारा मेरे ख्याल से 1200 और 1250 के तरफ जा सकता है। इसमें नीचे से अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, सो बाय ऑन डिप्स का इसमें राय रहेगा। बाय ऑन डिप्स आप करें टेक महिंद्रा पर, ये सोनी की राय है। अब हमारे साथ पैनल पर प्रशांत सावंत भी बने हुए हैं। मॉर्निंग प्रशांत, आपके पास आते हैं, लेकिन एक बार क्विकली, क्योंकि टेक अर्निंग्स की बात हो रही है। टेक महिंद्रा एक अर्निंग हमने आपको बताई, कुछ स्टॉक्स भी और डिस्कस किया। एक पूरी लिस्ट ऑफ अर्निंग्स पूजा ने कंपाइल किया, ये उनसे भी समझ लेते हैं। पूजा, बताएं क्या है आपकी लिस्ट में स्टॉक्स?
जी, एक्शन 5 स्टॉक्स की अगर बात करें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पर नज़र रखें। एचडीएफसी, एएमसी, यूटीआई एएमसी जैसी कंपनियों पर आज असर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने जेवी की घोषणा कर दी है। भारत के एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अभी दोनों ही कंपनियां एंट्री करेंगी, तो आज इन पर नज़र रखिए। आरबीएल बैंक भी फोकस में रहेगा आज। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 3.5% हिस्सेदारी खरीद ली है, और जिसमें कि 417 करोड़ का निवेश किया है, और आगे भी यहाँ पर निवेश बढ़ाने की बात की जा रही है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज पर भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। हर फ्रंट पर नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, तो आज यहाँ पर भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। जिंदाल स्टेनलेस ने भी हर फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोस्ट किए हैं। आय में 25% की ग्रोथ, मुनाफा 45% से बढ़ा है कंपनी का, और कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर 34% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। एक और कंपनी पूनावाला फिनकॉर्प, यहाँ पर भी हम लगातार एक्शन देख रहे हैं, और अब खबर आई है कंपनी ने अपने हाउसिंग फाइनेंस जो इकाई है उसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी, और उसके सामने कंपनी को 3000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका कि इस्तेमाल कंपनी आगे के ग्रोथ प्लान्स पर करेगी। तो आज इन तमाम स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है पूजा, ये सारी जानकारी फिर से रखने के लिए हमारे सामने। अब हम शरद को भी अपने साथ कनेक्ट करेंगे, और क्या खबर है ये उनसे पता करते हैं। बिजनेस फाइनेंस फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे हमारे सूत्र से पता चल रहा है कि सेक्वाया ग्रुप जो है अपनी स्टेक कम कर रहे हैं कंपनी में, और उनके रिलेटेड एंटिटीज़ की अगर बात करें तो कुल मिला के 15% स्टेक कंपनी में है जून 30 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। इसके अलावा वाइट ओक जो है अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में, ये हमारे सोर्सेज कह रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेक्वाया ग्रुप की एक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जो भारत की बिजनेस है उसको रीब्रांडिंग हुई और एक सेपरेट एंटिटी में ऑपरेट कर रही है, जिसका नाम है पीक 15 पार्टनर्स। बात करें तो टीपीजी ले लीजिए, फिडेलिटी ग्रुप ले लीजिए, वो भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। पर स्टॉक लेवल्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे स्टॉक चल रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो उनके Q1 नंबर्स है एक्सपेक्टेड है स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, और इस शनिवार को जो है उनके ओवरऑल रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रैक रहने वाला है। और कंपनी इटसेल्फ जो है आप कह सकते हैं एमएसएमई सेगमेंट में, नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है, एमएसएमई लोन्स में, और ब्रोकरेजेस का मानना है कि अगले 2 साल में लोन बुक लगभग 30% बढ़ सकता है, और जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 8% का रहेगा। आप तो स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। शरद, इसे रडार पे रखेंगे। कल भी 5 स्टार बिजनेस 7% की तेजी के साथ है, तो आप कह रहे हैं कि अगर एक सेलर है तो एक बायर भी खड़ा हुआ है, और दूसरा ट्रिगर इसके नंबर्स आने, और हम देख ही रहे हैं माइक्रो फाइनेंस स्पेस के किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या इसमें मोमेंटम बरकरार रहेगा? अभी तो आपको प्री ओपन में भी 1.5% तेज दिख रहा है। शुक्रिया शरद। इस ट्रेड को आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार क्विकली मार्कशीट से बिग बोल्ड ब्रोकरेज आज की ले लेते हैं। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है सियाट के ऊपर। हम देख रहे हैं कि नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट डिमांड रिकवरी यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन नज़र आ सकता है। कमोडिटी के जो टेलविंड्स थे, जो पॉजिटिव कमोडिटी प्राइसेस थे, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो सियाट का जो रिस्क रिवॉर्ड है नोम्यूरा के हिसाब से ये थोड़ा अनफेवरेबल नज़र आ रहा है, और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल की राय से रिड्यूस की राय दी है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2141 रुपीस प्रति शेयर पर कर दिया है। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीएट पर नोमुरा की राय, लक्ष्य यहाँ घटाया, रिजल्ट्स आ चुके हैं, और बड़ी वेल्थ क्रिएशन सीएट जैसे स्टॉक्स, जितने भी टायर स्टॉक्स हैं वो कर चुके हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि रिप्लेसमेंट डिमांड में थोड़ी कमजोरी की। लेकिन कल हम मैनेजमेंट से बात ही कर रहे थे सीएट की, तो दोनों चीज़ें थी अजय। रॉ मटेरियल प्राइसेस जहाँ कम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रूड डेरिवेटिव को लेकर अब टायर कंपनीज, क्रूड डेरिवेटिव कंपनीज चैलेंज फेस कर रही हैं। एक और चीज़ है इसमें, आपने सही बात बोला, रॉ मटेरियल प्रेशर ईजिंग, हाँ वो इजी हुआ है। रिप्लेसमेंट डिमांड कमिंग बैक, ये आप ट्रैफिक देखिए कितना हो रहा है। आप हाईवे का भी ज्यादा बनाते हैं, प्लस पूरा ऑटो सेक्टर वापस आ गया है। और एक और चीज पूछी मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि टू व्हीलर डिमांड अभी भी कोई बहुत अच्छी रिकवरी नहीं आई है। टू व्हीलर नहीं आई है, सीवीज आ गई है और बाकी आ गई है। मतलब इन नेट डिमांड का रिटर्न होना या वर्स्ट का पहले हो जाना, और आपका जो आपने जो ये बताया रॉ मटेरियल डेरिवेटिव, तभी देखिए 2600-2500 का भाव हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। एक बार चलिए 5 स्टार को ही डिस्कस कर लेते हैं। कल 5 स्टार बिजनेस में इतनी बड़ी तेजी थी, शरद हमें अभी खबर बताकर गया, नंबर्स आगे इसी वीक पे लगे हुए हैं। क्या 5 स्टार में फॉलो बाइंग जो अभी प्री ओपन में दिख रहा है वैशाली, वो प्रशांत है इनफैक्ट, हमारे से प्रशांत से पूछते हैं। मॉर्निंग प्रशांत, क्या 5 स्टार में आज फॉलो बाइंग आएगी, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए?
जी मॉर्निंग प्रियंका, अजय, मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली जो कल ब्रेकआउट आया प्रियंका, दैट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, इनफैक्ट बैक बाय वॉल्यूम। तो ये अगर इसके ऊपर सस्टेन करे 730 के ऊपर, कल की क्लोजिंग 720 है, 730 के ऊपर सस्टेन करे तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको करीबन 705 710 इस जोन के बीच रखना होगा, और मुझे लग रहा है यहाँ से आपको करीबन 760-65 तक के लेवल्स भी कंफर्टेबली दिख सकते हैं। प्रशांत, अपने ट्रेडिंग आइडियाज ही बताएं। जी अजय जी, जो स्टॉक्स मेरे रडार पे है वो फर्स्ट स्टॉक होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट 1345 1345 क्लोजिंग बेसिस, और जो मेरा टारगेट है वो होगा 1430 1430। नेक्स्ट पिक मेरा होगा इरकॉन। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं स्पॉट में रखूंगा 92 क्लोजिंग बेसिस, और मेरा जो टारगेट होगा वो 105 का होगा। बट यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर 105 के ऊपर हम निकलते हैं तो इसको पोजिशनली ट्रेल करें, शायद ये 110 115 के लेवल भी दिखा सकता है। मार्ड का स्टॉक प्रशांत डिस्कस करते हुए, इनफैक्ट आईटी ये इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आई है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, और चाहे वो ऑटो इंश्योरेंस हो। अगर आपने एनसीआर के कुछ विजुअल्स देखे हुए, देश भर में विजुअल्स देखे हो, तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा कि आपको ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स क्यों नहीं लेने चाहिए। देखिए, बारिश हो सकता है रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ा दे चीजों की। वही मैं कह रहा हूँ, हजारों गाड़ियां बही जा रही हैं, जैसे हम लोग बचपन में पानी में नाव छोटी छोटी वो बन के नाव बहाते थे, वैसे तो गाड़ियां बहती जा रही हैं। एनसीआर के विजुअल्स इतने डरा देने वाले आए थे। सिविल लाइंस के तो विजुअल ज्यादा आए नहीं अजय। दिल्ली में सिविल लाइंस इतना पॉश एरिया है और वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, लग्जरी कार, सुपर लग्जरी कार। डिम्पी, आपकी सोसाइटी में सब ठीक ठाक है ना? ये 10-10 करोड़ के आपके गुड़गांव वाले फ्लैटों में जो है गाड़ियां छोटे छोटे उसकी तरह बह रही हैं, नाव की तरह। नहीं, अभी तक तो ठीक है, वैसी सिचुएशन नहीं है यहाँ। आज थोड़ा हॉल्ट हुआ है बारिश के अंदर, हाँ, लेकिन कल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा थी अजय। और मैं बोलूँगा कि कल अगर बारिश 2-4 घंटे और हो जाती तो आप और भयावह सीन देखते। खैर, फिर भी भगवान का शुक्र है कि कल बारिश रुकी और आज बारिश नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब थोड़ी देर में मार्केट ओपन हो जाएगा, और इस बीच अगर आप एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से मार्केट को देखेंगे तो ज़रूर चेक कीजिएगा। हालांकि आज नहीं भी चेक करेंगे तब भी आपके फेवरेबल है, क्योंकि 72 पॉइंट गैप के साथ फिर से बाजार खुल रहा है। एक्सपायरी का दिन है आज। दिक्कत शॉर्ट्स वालों को होगी, इसलिए हो सकता है जुलाई सीरीज़ के अंदर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखे और अगस्त के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। 126 पॉइंट गैप के साथ खोलेगा आज सेंसेक्स। 1-2 शेयर और चेक कर लेते हैं जहां पर आज आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। पहला कोलगेट दिखाइए, इसके नंबर्स ठीक आए हैं। फिर दूसरा दिखाइए बजाज फाइनेंस, एक बार यहाँ पे भी चलिए, फिर तो सीधा मार्केट के साथ ही खुलते हैं मार्केट और देखते हैं आज कैसे चलता है बाजार। 1-2 चीज़ और है, रिलायंस और HDFC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा अब इस नई जर्नी के लिए। आज रिलायंस पे बैक टू बैक 2 दिन में 2 खबरें आई हैं। 1200 शेयरों के साथ आज एडवांसेस हुई है ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी, और 200 शेयर आज डिक्लाइन में हैं। कल भी बाजार 19,800 के ऊपर था, आज भी बाजार 19,800 के ऊपर ही है। तो 2 अच्छी चीजें हैं कि शॉर्ट्स को कल भी दबाव बना, आज शुरुआत में भी दबाव बन रहा है 46 पॉइंट की बढ़त के साथ। ये थोड़ा और कैरी होना चाहिए। बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया है, बैंक निफ्टी ने खुलते ही 46,200 दिखा दिया, यानी कि आज दिन भर में शॉर्ट्स वालों को थोड़ी परेशानी रह सकती है कि 42,200 46,200 पे तो रेजिस्टेंस था, अब ये क्यों पार हो रहा है। तो इसलिए आज हो सकता है बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा फ्लेवर में वापस से आता हुआ दिखे। जल्दी जल्दी कुछ एक शेयर्स हम आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। बजाज ग्रुप के 2 शेयर्स लेके आइए, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के नंबर आने हैं, फाइनेंस के नंबर आ गए। दूसरा लेके आइएगा ICICI बैंक, तीसरा HDFC, और इसके अलावा आप दिखा सकते हैं कोलगेट को, साथ ही साथ दिखाइए जरा एक्सिस बैंक को भी, टेक महिंद्रा। ये कुछ एक शुरुआत में हम आपके सामने वो सारे शेयर्स रख रहे हैं जिनका नंबर्स का टिपिकली इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखेगा। एक काम और कीजिए, फार्मास्यूटिकल्स की 2 बड़ी कंपनियां डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला को भी शुरुआत में आप दिखा सकते हैं। M&M और RBL की खबर को भी दिखाइएगा, दोनों ही शेयर्स को, इस वजह से क्योंकि इन दोनों शेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं बस था। 3.5% M&M ने हिस्सा खरीदा। जब हमने निकुंज से पता किया कि क्यों खरीदा तो वो कह रहे थे पता नहीं क्यों खरीदा, और आप उसका रिएक्शन देख पा रहे हैं 4.5% नीचे। हालांकि उम्मीद ये थी कि RBL चल जाएगा M&M के आने से, लेकिन उसके पास भी कोई पैसा आ नहीं रहा, ओपन मार्केट से खरीदा जा रहा है, इसलिए दोनों ही शेयर्स आज आपको नुकसान में दिख रहे होंगे। एक और खबर भी मार्केट के अंदर कल चल रही थी, वो खबर थी पूना वाला, करीब 4,000 करोड़ रुपए पूना वाला फाइनेंस ने जुटा लिए स्टेक सोल्ड करके। एक बार आप शेयर उसका भी जरा दिखा दीजिए, फिर हम फार्मास्यूटिकल्स और आज IT के दबदबे वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, और L&T भी आपको आज चलता हुआ फिर से दिख रहा है।
आज फार्मास्यूटिकल्स में सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल से और फाइनेंस वाली कंपनी से बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों आपको दिख रहे होंगे। आईटी में इन्फोसिस की लीडरशिप आज आपके काम आ रही होगी और अब आप देख पा रहे हैं कि करीब 66 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर कल के मुकाबले ज़्यादा अच्छी पिक्चर है। कल फिर भी एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, लेकिन बड़े शेयरों के बीच में चर्निंग हो रही थी, लेकिन आज एक तरफा मार्केट दिख रहा है और सिर्फ एक एक्सिस बैंक है जो हल्के से लाल निशान में आया है। ज़्यादातर शेयर्स आपको हरे निशान में दिखेंगे और फार्मास्यूटिकल्स और फाइनेंस के शेयरों का दबदबा आज आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब प्रियंका के पास चलते हैं और छोटे मुझे शेयर्स बताएंगी और मेहमानों से कनेक्ट करके ओपनिंग ट्रेड पता करेंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट मिड कैप में भी आप फार्मा स्पेस में ही कई सारे स्टॉक्स देख रहे हैं। आप सिंजन, इम्का लैब, औरोबिंदो फार्मा, ये स्टॉक्स टॉप बेट्स हैं। जाइडस लाइफ साइंस, ल्यूपिन, ये सारे पहले 5-7 काउंटर्स को अगर आप बात करें मिड कैप में तो आपको फार्मा काउंटर्स दिख रहे हैं। टॉप स्टॉक इस वक्त हालांकि कोरोमंडल है और ये 2-3 दिनों से रडार पर भी एक्सपर्ट्स के टेक्निकली भी। ये तो हुए स्टॉक्स जो जहां पर तेजी है, जहां मंदी है इस वक्त, वहां टाटा कंज्यूमर कल इसके नंबर्स आए थे, 1% डाउन ये स्टॉक है। होटल से इंडियन होटल, पीएनबी के भी बेस्ट ऑफ द निम्स आए हैं, लेकिन मूव अच्छी खासी आ गई थी, इसलिए आज शायद प्रॉफिट बुकिंग है। आधे % नीचे पीएनबी है और नवीन फ्लोरीन पर तो लगातार 3-4 दिन से प्रेशर है ही। वो स्पेस में, केमिकल स्पेस में एक कंसर्न दिख रहा है और नवीन फ्लोरीन लगातार पिट रहा है उस वजह से। तो ये तो मेजर स्टॉक्स हुए मिड कैप स्पेस के। अजय, टेक महिंद्रा लेके आइए डायरेक्टर साहब। टेक महिंद्रा, प्रियंका ने आपको एक ट्रेड की तरफ आपका नजर आपकी लेके गई थी वो कि ये जो गिरावट 4% की आ रही है इसको बाई की तरह इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं। लेकिन अभी जो है 4% का करीब 1100 का नीचे लो पर ही है, डेज लो पर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जैक्ट ट्रेड्स हमारे पैनलिस्ट के पास हैं, उसके बाद हम आपके लिए स्टॉक पिकिंग करेंगे। कपिल, सबसे पहला टॉप ओपनिंग ट्रेड। मैं एक सीएसबी बैंक को रेकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि सीएसबी बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और छोटे मझोले जो सेकंड टायर बैंकिंग स्टॉक है वो भी काफी अच्छे मोमेंटम में है। कल के दिन में स्टॉक में काफी अच्छा मूव आया था, एक ब्रेकआउट भी हमें देखने मिला था, काफी दिनों का एक कंसोलिडेशन पैच था इसका और आज माइट पॉजिटिव कंटिन्यूएशन साइन हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। तो 298 पे ये स्टॉक चल रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 290 के यहाँ पे बैठेगा। सो 8 रुपए का यहाँ पे आपका रिस्क बैठ जाता है सीएसबी बैंक में। और ऊपर में इसके अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं तो कहाँ ना कहाँ पे ये स्टॉक की अपसाइड मोमेंटम 325 तक की हमें दिखने मिल सकती है। तो सीएसबी बैंक पे ओपनिंग बाय रिकमेंडेशन रहेगा। कैथलिक सिरियन बैंक पे ओपनिंग बाय। कपिल की तरफ से सोनी पटनायक, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जी, मेरा रहेगा ल्यूपिन में बाई करने के लिए। ल्यूपिन जो है 945 का एक अच्छा सपोर्ट लिया है, आप 940 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई कर सकते हैं और इसका टारगेट रहेगा 980 आज के लिए। वो कहाँ दिख रही है किरण गेन्स की ओपनिंग ट्रेड में? स्मॉल कैप काउंटर है सेटिंग क्रेडिट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न हम कह सकते हैं, उसका ब्रेकआउट आया था 180 185 बताइए कौन सा स्टॉक बोला आपने? सेटिंग क्रेडिट। सैटिन क्रेडिट, हाँ बिल्कुल, सैटिन क्रेडिट बाय 205 का काउंटर है। टारगेट सो जिस तरह के डेली चार्ट दिख रहे हैं क्लियर कट यहाँ पे 215 से 220 तक के टारगेट सेटिंग में आ सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस आप 200 के नीचे का मेंटेन कीजिए। अगर आप 1-2 दिन दे भी सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें आप कैरी करके जाइए। जिस तरह के डेली चार्ट है इसमें 250 तक के भी टारगेट एक्सपेक्टेड है। प्रशांत, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी अजय जी, मुझे हिंडाल्को काफी पसंद आ रहा है, इनफैक्ट एंटायर मेटल सेक्टर। और यहाँ पे अगर मैं हिंडाल्को को देखूं तो स्पॉट 455 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 450 एक अहम लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं 445 का एक स्टॉप लॉस रखूंगा और जो टारगेट में देखूंगा वो करीबन 470 से लेके 475 475 तक होगा। ओके, ठीक है। एक शेयर शुरुआत में अच्छे गेंस दिखा रहा है, वो भी फार्मास्यूटिकल से ही है, अब तक उसकी चर्चा नहीं हुआ है, ग्लेनमार्क। हालांकि शेयर बेहतरीन चल रहा है। एक बार प्रशांत, आपकी रिकमेंडेशन ग्लेनमार्क पे, क्या इसको भी नोटिस में रखें? जी, इस महीने थोड़ी देर पहले जब हमने बात की तब मेरा टारगेट इसके लिए 800 के थे, जो जिसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। तो अब मैं इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूंगा, बट इसमें अगर कोई डिप मिल जाए जो करीबन इसको फिर से एक बार 775 780 जोन में लाए तो डेफिनेटली हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे जिनके पास पोजीशन हो वो 800 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेल करें और एक बार 800 के नीचे आए तो आप प्रॉफिट बुक करके वेट कीजिए फॉर द नेक्स्ट डे।
ठीक है, एक और शेयर है एनटीपीसी, इस पे भी ज़रा ध्यान रखना चाहिए। सोनी जी एक बार ज़रा इस पे बताइए, टिपिकली एक्सपायरी शेयर है, अब ये आ गया है, आज हम एक्सपायरी पे आ गए हैं, सौदा काट जाएं या फिर रोल ओवर करके जाने की गुंजाइश लगती है आपको? 200 के आसपास है, बस बहुत हो गया। इस सीरीज़ के अंदर अच्छा रिटर्न दिया इसने। 5 दिन का ज़रा चार्ट दिखाइएगा आप। जी, एनटीपीसी एक्चुअली बहुत अच्छा है, आप इसमें रोल ओवर जरूर कीजिए। नेक्स्ट सीरीज के लिए भी 194 का उसने रीसेंट सपोर्ट आप पकड़ सकते हैं। हालांकि इसने ब्रेकआउट तो बहुत नीचे से दिया है, बट ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से एनटीपीसी जो है वो आपको 220 के तरफ भी दिख सकता है, वो थोड़ा मीडियम टर्म रहेगा। इमीडिएट अगर आपको एक टारगेट चाहिए तो आपको ये 208 और 212 के बीच में दिख सकता है। सो एनटीपीसी डेफिनेटली आप यहाँ से रोल ओवर कीजिए फॉर द नेक्स्ट सीरीज। तो एनटीपीसी पे तो ये व्यू रहा, लेकिन महिंद्रा 4% नीचे है आज। क्या ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? आप बताएं किरण। सो ऑटो सेक्टर के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डेली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली एक क्लस्टर सपोर्ट है। तो आज की इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा डाइजेस्ट होने दीजिए। वेट एंड वॉच की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। नीचे में जिनके पास अभी होल्ड है वो 1455 का एक स्टॉप लॉस रखिए, जो आज का लो भी है। अगर 1455 ब्रेक होता है तो वहां से फिर चांसेस है कि इसमें और गिरावट आ सकती है, जो 1380 तक भी जा सकती है। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 1455 का लेवल ब्रेक होने दीजिए। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है, चांसेस है कि इसमें रिबाउंड आएगा। और नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। ओके, एक बार एएमसी स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह का मूव है। हालांकि रिलायंस से इस खबर पर तो इतना बड़ा असर नहीं है, पर एचडीएफसी एएमसी 1.5% नीचे। यूटीआई एएमसी को भी लेकर आया, निप्पॉन लाइफ को लेकर आते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा नर्वस अभी स्टॉक्स इतना नहीं दिख रहे हैं। यूटीआई एएमसी तो 2-2.5% ऊपर ही है। इन नंबर्स इसके अच्छे आए थे, परसों ही आए थे। तो यानी अभी जो धीरेन्द्र भी सुबह बात कर रहे थे अजय, कि इमीडिएट शायद असर नहीं होगा, इसलिए शायद बाजार इतना नर्वस नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा कि कंपैरेटिव इंटेंसिटी इमीडिएट नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो सही फॉर श्योर, लेकिन ये कंज्यूमर्स के लिए और दूर दराज के लोगों के लिए काफी बड़ा हो सकता है। हाँ, उनके लिए अच्छा हो सकता है। या फिर एक बात और भी है कि जो कंपनीज अपने आप को डिजिटली इवॉल्व कर लेंगी, उनके लिए शायद इतनी बुरी सिचुएशन ना हो। बढ़िया बात बोली आपने। इनफैक्ट और टीआर का मुद्दा भी अब इतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए इसके अंदर फॉलो अप बाइंग दिख रही है रादर देन प्रेशर। तो इम्पैक्ट तो नहीं हुआ। एचडीएफसी पे जरूर हुआ है, एचडीएफसी पे हुआ है। कुछ और स्टॉक्स में डिस्कस करना चाहूंगा फार्मा स्पेस से। चार्ट्स पर कपिल, औरबिंदो फार्मा और एलेम्बिक फार्मा चार्ट्स पर डिस्कस देख करके बताएं। फार्मा इंडेक्स आपके स्क्रीन पे आई थी, बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है आज। यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं औरो और एलेम्बिक? डायरेक्टर साहब, 3-3, 6-6 महीने के चार्ट्स। जी, ऑरो फार्मा की बेसिकली हम मोमेंटम देखते हैं तो काफी मोमेंटम ऊपर में बढ़ चुकी है। जिसके पास स्टॉक होते हैं तो ऑफकोर्स उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिवर्सल साइन नहीं देखने मिल रही है और रेजिस्टेंस के अराउंड भी आ गए हैं और वैसा कुछ सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो ऑरो फार्मा है, एलेम्बिक फार्मा है, जो पहले का काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था और रिसेंट टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बुलिश कंटिन्यूएशन साइन तो बनी ही रहेगी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे फ्रेश अपॉर्चुनिटी, फ्रेश बाय के लिए तो हाथ से फिसल गया है। तो यहाँ पे होल्ड की बाय रहेगी रेदर देन फ्रेश बाय के लिए। जो खबर आई है कि एमएनएम ने 4% तक स्टेक बाजार से खरीदा है, एमएनएम ग्रुप ने आरबीएल बैंक में, और इच्छा है कि वो 10% तक लेके जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर रेगुलेटरी अप्रूवल के बिना कुछ नहीं करेंगे। ये जो बयान आया है, मैं देखना चाह रहा था कि एमएनएम फाइनेंस, क्योंकि अगर कोई एम्बिशन है ग्रुप की बैंक की तरफ, तो उसका व्हीकल एमएनएम फाइनेंस बन सकता है। ये एमएनएम फाइनेंस तेजी में है, स्टॉक 50% चला है पिछले 6 महीने में। सोनी, एमएनएम फाइनेंस किस लेवल्स पे काम हो रहा है यहाँ पे एफएनओ साइड से? जी, एमएनएम फाइनेंस में देखिए रोल ओवर्स भी डिसेंट है। मैं ऐसे बोलूंगी नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिसेंट है। ये जो है एक 312 का एक सपोर्ट पकड़ा हुआ है, 312 से वो थोड़ा रिबाउंड कर रहा है, बट अभी यहाँ से डायरेक्ट बाय नहीं बनता है। आप इसको वेट कीजिए, जब ये 325 के ऊपर ही निकाल सकता है प्राइस, तो ही आप इसको बाय कर सकते हैं। वो वहां से मेरे ख्याल से 325 के ऊपर वो 340 के तरफ दोबारा जा सकता है, बट अभी के लिए थोड़ा वेट कर जाइए और एक्शन देखिए। प्राइस अगर 325 को क्रॉस करता है तो, और नीचे की तरफ आप 312 का एक सपोर्ट पकड़ के इसको ऑब्जर्व कीजिए। 312 अगर ब्रेक करता है तो वो और थोड़ा डिप में वो गिर सकता है 300 to 95 की तरफ। तो इसमें वेट कीजिए, मेरे ख्याल से वही बेटर रहेगा।
एक शेयर और भी है फार्मास्यूटिकल्स का, ग्रैनुलस इंडिया, शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है अपने शेयर्स के अंदर। क्या ये ट्रेड भी कन्वर्ट किया जा सकता है? किरण, एक बार आप चेक करेंगे। ग्रैनुलस इंडिया 2% ऊपर है और मौका दिया इसने, 308 पे खुला, अभी 315 है। ग्रैनुलस इंडिया, राइट? यस यस। हाँ, ग्रैनुलस इंडिया की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। हमने आगे भी देखा था कि ये स्टॉक के अंदर 310 320 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी जिस तरह के चार्ट दिख रहे हैं, क्लियर कट एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमने 300 के लेवल के ऊपर देखा है, और आज जिस तरह से फॉलोअप बाइंग हम देख रहे हैं और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी कहीं ना कहीं बुलिश जोन के अंदर है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड हम देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस एक अग्रेसिव लॉन्ग हम कर सकते हैं, 305 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप इसमें 350 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा लंबा नजरिया रखिए और इसमें ट्रेड ले सकते हैं। एक और शेयर भी है कैनफिन होम्स, इसकी गिरावट ना रुक नहीं रही है। जैसे कल भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भले मामला छोटा है लेकिन उसके बाद ये तेज़ी से टूटा, आज फिर से 2.5% नीचे है। इन स्पाइट ऑफ दिस की बाज़ार के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा क्रैक नहीं है। ये कैनफिन होम्स कहाँ पे जाके रुकेगा, इसका कुछ आंकलन है? प्रशांत, आप चेक करेंगे। ठीक है, गिरावट है, किसी भी वजह से है। मैं जो हो गया उस पर नहीं जाना चाहता, जो आगे होने वाला जरा उसके बारे में बताइए, कहाँ पे रुकेगा ताकि सौदों को एवरेज या बाय या एक्सपेरिमेंटल सौदे कुछ लिए जा सके। जी डिम्पी जी, अगर मैं अभी की प्राइस देखूं तो ये करीबन 750 के आसपास है। इसका जो सपोर्ट है वो 725 725 है। अगर वो इंटैक्ट नहीं रहे तो इसमें बहुत वीकनेस आ सकती है। तो अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हो तो आपको 725 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ये अगर ब्रेक होता है तो जो मुझे नेक्स्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो स्ट्रेट 690 685 के आसपास होगा। सो 725 मेरे हिसाब से मेक और ब्रेक लेवल है इस स्टॉक के लिए। ठीक है, और राइट, थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कैनफिन होम्स को अभी, ठीक है। लेकिन इस बीच आज केमिकल और कहीं कुछ फर्टिलाइजर काउंटर्स पर भी अच्छी मूव देखने को मिल रही है। और कोरोमंडल तो इस वक्त अच्छा एफएनओ का टॉप गेनर भी दिख रहा है। कोरोमंडल पे क्या व्यू बनेगा आपका प्रशांत? जी प्रियंका, ओवरऑल अगर मैं इस सेक्टर को देखूं तो यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, और कोरोमंडल में देखूं तो मैं एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे वो आया है जो कि 1000 का राउंड नंबर सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर कोई फ्रेश खरीदी करना चाहे, एक ब्रेकआउट भी दिखा रहा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, सॉरी आई मीन एक रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है 1000 के, तो यहाँ पे कोई खरीदी करना चाहे तो 990 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से जो टारगेट्स आने चाहिए करीबन 1045 1045 से लेके 1050 के आसपास, क्योंकि अगर आप देखें तो कल का वॉल्यूम काफी अच्छा था और आज की जो ओपनिंग है वो भी काफी अच्छे से सस्टेन कर रही है, प्राइस एक्सेप्टेंस दिखा रही है, तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। आप इसे यहाँ बाय करेंगे। लेकिन इस बीच आज भी आपको स्टील काउंटर्स में मूव तो है, कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है, लेकिन 1.5% की आपको टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील में मूव दिख रही है, और इनफैक्ट ऑटो काउंटर्स भी आज ऊपर हैं। लेकिन इस बीच क्या ट्रेड बनता है ऑटो स्पेस पे, या फिर बैंक्स में कोई ट्रेड दिखता है? सोनी, एक बार बताएं कहाँ और फ्रेश बेट्स दिख रही हैं? अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में ट्रेड अच्छा दिख रहा है। 46,100 के ऊपर वो निकाल चुका है, अभी 46,300 की बारी है, उसके ऊपर ही निकालते मेरे ख्याल से 46,600 जा सकता है। और अगर हम इसी सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स में अगर हम देखेंगे तो अच्छा दिख रहा है स्ट्रेंथ, और एसबीआई का एक है जो मुझे ब्रेकआउट के ऊपर नजर आ रहा है, वो 605 के ऊपर ही उसने ब्रेकआउट दे दिया था और उसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। सो एसबीआई मेरे ख्याल से यहाँ से 640 की तरफ जा रहा है, और इमीडिएट एक जो सपोर्ट है वो आप 610 पे और 605 के बीच में रहेगा उसका सपोर्ट। तो 605 के ऊपर जब तक रहता है तो एसबीआई मेरे ख्याल से 640 की तरफ जा सकता है। तो ये स्टॉप पिक रहेगा बैंकिंग सेक्टर में। आज नज़र जो है कहीं ना कहीं फार्मा स्टॉक की तरफ ही लेके जाती है। जिस तरफ भी आप देखेंगे, जिस गली भी देखेंगे, जाएंगे सब एक ही तरफ, वो है फार्मा गेनर्स। जी हाँ, सिप्ला और डीआरएल बड़ा मूवर्स हैं, लेकिन छोटे स्टॉक्स को या साइड स्टॉक्स को, काउंटर्स को भूलिए मत। इंट्राडे चार्ट लेके आइए ऑरोबिंदो का, आप लेके आइए चार्ट इंट्राडे सिंजीन का। प्रशांत, ये जो थोड़े रेगुलर उस पर नहीं आते हैं, सिंजीन ऑरोबिंदो, देखिए डेज हाई की तरफ भाग गया, एलेम्बिक फार्मा और छोटे फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर वगैरह, ग्लैंड बहुत पिट गया है। इन पिटे कुछ साइड काउंटर्स में आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है ऑब्वियस एफएनओ वालों के बियॉन्ड? जी
अजय जी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो शायद पिछले वक्त भी मैंने एक 695 के आसपास 700 के आसपास जो स्टॉक रेकमेंड किया था, दैट वाज 710 715 नैटको फार्मा। तो इसकी आप मुंह देखें तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में ही ये 710-15 से अभी 800 चल रहा है। यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन होता है आप बने रह सकते हैं, कोई भी डिप मिले तो इसको आप एक पोर्टफोलियो के नजरिए से ऐड कीजिए। मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट वैलिड है, वो काफी सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम इस मूव को देखें तो ये प्रीवियस डे लो को छू भी नहीं रहा है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन डेफिनेटली वही होगा जो कुछ दिनों पहले किया था, नैटको फार्मा हर डिप में ऐड कीजिए और पोर्टफोलियो में रखिए। मुझे लग रहा है अगले 1 से 1.5 साल में इट कैन आउट परफॉर्म द सेक्टर। जो ट्रेंड दिख भी रहा है, आप जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जितना भी यूएस मार्केट्स को केटर करते हैं कंपनी, इसमें आप इप्का लैब, हालांकि इस स्टॉक की ज़्यादा बात नहीं होती, इन्होंने जब यूनिकैम का एक्विजिशन करने की बात की थी और क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें यूएस के डोर्स चाहिए थे, इट वाज अ डोरवे टू यूएस एंड यूरोप बिजनेस, तब चला नहीं था स्टॉक, बहुत गिरा था क्योंकि बाजार को ये लग रहा था वहाँ इतने प्राइसिंग प्रेशर है। आज देखिए इप्का लैब जैसे स्टॉक्स भी चल रहे हैं क्योंकि अब जब लग रहा है कि यूएस से प्राइसिंग प्रेशर ईज हो रहा है तो इन सभी स्टॉक्स को फायदा मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन सारे स्टॉक्स में ओनरशिप कम हो गई है, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है नहीं, बिग एचएनआई है नहीं, वो सब रिजल्ट्स देख के, कमेंट्री देख के पोजीशनिंग वापस शुरू हो गई। इनफैक्ट आपको याद नहीं है 5-6 साल पहले हर बिग एचएनआई और पीएमएस पोर्टफोलियो में फार्मा स्टॉक गले तक भरा हुआ था। तो वो साइकिल पूरा हो गया है, अब मेरे हिसाब से वो वापस से शुरू होगा रीलोडिंग का काम, जिन्होंने नहीं किया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक फेडरल बैंक के स्टॉक को मैं डिस्कस करना चाहूंगा किरण के साथ। किरण, फेडरल ने अपने एक सब्सिडरी के आईपीओ का भी ऐलान कर दिया है। नाम का इसके रिजल्ट्स गड़बड़ आए थे, कमेंट्री गड़बड़ थी, स्टॉक की थोड़ी पिटाई हुई, लेकिन आज देखिए ये 135 के आसपास टिका हुआ है और घटना रुक गया है। क्या इसके अंदर ट्रेड बन रहा है, शुरू हो रहा है एक्यूमुलेशन, या किस लेवल्स पे आप काम करेंगे? सो फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हो कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन के खड़ी, लेकिन स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली आपने जो न्यूज बताई उस न्यूज के चलते हमने 126 तक का एक डिप देखा था, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फेडरल बैंक के डेली चार्ट के ऊपर। क्लियर कट हम देख रहे हैं कि 120 से 125 एक एक्यूमुलेशन जोन है। तो जिस तरह से टेक्निकल पैटर्न है, एक रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नीचे में 125, ऊपर में 135, अब उस रेंज के टॉप एंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर धीरे-धीरे बुलिश जोन के अंदर आ रहा है। तो एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस हमें यहाँ मेंटेन जो करना है वो 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर 130 होल्ड रहता है तो वेरी गुड चांसेस के फेडरल बैंक के अंदर हम एक तेजी देख सकते हैं, जहाँ पे 140 से 145 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए, 130 के नीचे का स्टॉप लॉस 140 के टारगेट के लिए। आज कुछ रिजल्ट कैंडिडेट्स पे नजर डालना जरूरी है। पूना वाला फिनकॉप देखिए, कल जो 3000 करोड़ रुपए ने ग्रोथ कैपिटल का मिला है, वो उसके बाद स्टॉक फ्लैट है 380 रुपए के आसपास। मान इंफ्रा का रिजल्ट आया था, डबल हुआ प्रॉफिट, हम बात भी करेंगे मैनेजमेंट से जल्दी। वो स्टॉक 4% ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कपिल, मान इंफ्रा के चार्ट देखिए जरा, 123 के ऊपर आया है। जी, मान इंफ्रा बेसिकली अभी के टाइम पे हम निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स भी दिखते हैं तो वन ऑफ द लीडिंग इंडेक्स हमें वहां पे देखने मिल रहा है, काफी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। हालांकि एलएनटी का काफी ज्यादा एक्सपोजर इसमें, तो इसमें ओवरऑल इंडेक्स काफी चहक गया है। मैन इंफ्रा पे आते हैं तो स्टॉक ने बहुत टाइम पहले का जो 50 रुपीज के लेवल का काफी टाइम पहले के जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल थे ब्रीच किया, काफी टाइम से नीचे में रिटेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे ऑन लो टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल रही है। टेक्निकली वीकली चार्ट पे हम इसका एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। हालांकि स्टॉक का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस कुछ 126 के लेवल के यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड ऑफ सिचुएशन इस तरीके से बनती है कि लॉन्ग टर्म गुड्स स्ट्रक्चर वर्सेस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस लेवल भी वो लांग सकता है। तो 123 पे चल रहा है, 126 इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन उसके ब्रीच करने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है और बाद में वो फ्रेश ऑर्बिट में ही चला जाएगा ऑल टाइम हाई की ओर। तो स्टॉक का एक पॉजिटिव मोमेंटम तो कंटिन्यू है। पिछले 2 दिन से इसने अपना बेस कुछ 117 के लेवल के यहाँ पे बनाया था, तो 117 सपोर्ट लेवल है, तो थोड़ा सा नीचे में 115 के यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस मानेंगे और 115 के स्टॉप लॉस से मैन इंफ्रा का स्टॉक फिर से एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन दिखता हुआ लग रहा है। हालांकि इस सीरीज के अंदर भी अडानी ग्रुप के शेयर्स ने कम बढ़त नहीं दिखाई, अच्छे से चले हैं
और ख़बरें भी काफ़ी आई हैं और इस बीच इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है। क्या अगली सीरीज़ के लिए अदानी पोर्ट में कुछ पोजीशंस ली जा सकती हैं? आज भले आपको शुरुआत में थोड़ा डल दिख रहा हो, कल भी ऐसे ही था। 10 बजे के बाद एकदम से 10:30 बजे के बाद एकदम से इसमें तेज़ी आना शुरू हो गए थे। ज़्यादातर शेयर्स अपने डेज हाई पे पहुंच गए थे। प्रशांत जी, एक बार ज़रा चेक करना, आप अदानी पोर्ट्स को अगली सीरीज़ के लिए लेना चाहते हैं? ओह ठीक है कि कपिल, आप जरा चेक करेंगे अदानी पोर्ट्स अगली सीरीज के लिए लेना चाहते हैं? जी, अदानी पोर्ट्स का बेसिकली जो चार्ट हम देखते हैं दीपक जी, जो एक शब्द मैंने आपसे लिया हुआ है कि स्टॉक काफी सपाट है, तो वही सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। कोई मुझे ट्रैक्शन नहीं देखने मिल रहा है और ट्रैक्शन इसका आएगा तो कहाँ ना कहाँ पे स्टॉक 760 के 760 762 के लेवल के ऊपर जाए तो कुछ एक पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें देखने मिल सकता है। अदरवाइज स्टॉक काफी फ्लैट है, मूविंग एवरेजेस काफी फ्लैट है, कोई ट्रैक्शन देखने नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, शेयर है मेरे लिस्ट में थोड़ा बाय के अंदर धीरे धीरे आ रहा है, वो है बाटा इंडिया। कितना कॉन्फिडेंस रखें किरण इस पे, बाटा इंडिया पे, ताकि इसको अगली सीरीज के लिए देखा जा सके? डेफिनेटली अगली सीरीज के लिए देखा जा सकता है। जिस तरह से स्टॉक में एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस है और स्टॉक 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस 1700 के आसपास चल रही है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस अगर इसमें हम लेना चाहे तो 1670 1670 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट्स है, डेफिनेटली इसमें हम 1780-90 तक की रैली नेक्स्ट मंथ में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ डेरिवेटिव पोजीशन को देखना चाहता है तो डेफिनेटली बाटा इंडिया को लुक करना चाहिए। सिप्ला पर लगता है जितनी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स थी वो भी काम कर रही हैं। इस वक्त टॉप गेनर आप देखें, सिप्ला खुला ही 3-4% ऊपर था, लेकिन उसके बाद भी मौका मिला। अब 8% की तेज़ी के साथ सिप्ला इस वक्त टॉप गेनर है निफ्टी का। और दूसरे टॉप गेनर्स में आपको फार्मा के डीवीज लैब जैसे काउंटर्स भी दिख रहे हैं। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस में ये जो एक बाउंस बैक वापस आया जो वही, क्योंकि उन्होंने अपने नेट एनपीए की जो गाइडेंस दी है वो लॉन्ग टर्म के लिए कमी की है, तो वो बाजार को वही चीजें पसंद आ रही हैं। कैसे बजाज हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नंबर्स बहुत ही शानदार थे। हाँ। कल वो उसमें शॉर्टिंग भले ही हुई, लेकिन वो कवरिंग दिख रही है आज। हाँ, स्टॉक ऊपर से काफी घटा हुआ है और जगह है इसके अंदर। अगर नंबर्स, अगर ग्रोथ कम नहीं हो रही है तो कोई रीजन नहीं दिखता कि स्टॉक क्यों नहीं परफॉर्म करेगा। रेड्डी साहब, अगर आप 6 महीने का ग्राफ लेके आए, ये देखिए, ये ऊपर में 7800 प्लस था, वहां से घट के नीचे आ गया है, तो 300-400 रुपए तो पुराना टॉप बनाने में लगेगा। और कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर डालते हैं। एक स्टॉक है एवर रेडी। एवर रेडी अब एक डाबर ग्रुप कंपनी है और वो एक कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की तरफ बढ़ रही है। पहले सिर्फ टॉर्च और बैटरी थी, लेकिन अब वो हैवल्स टाइप, इनफैक्ट फॉर्मर हैवल्स के हेड भी वहां पहुंचे हुए हैं। स्टॉक को रेडार पे रखिए। किरण जरा चार्ट चेक करके बताएंगे। एक छोटे से रेंज के अंदर 340-45 के आसपास घूम रहा है, एक बैंड में, एक चैनल में, जैसे आप कहते हैं। ये चैनल ब्रेक करेगा क्या? सो ओवरऑल एवरेडी का हम चार्ट देखें तो क्लियर कट एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और ब्रेकआउट के बाद हमने देखा 325 वाला स्टॉक ऊपर में 350 तक है, लेकिन वापस आपने जैसे बताया कि एक चैनल या तो हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हैं। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इसमें हम एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूं तो 340 का लेवल आप ध्यान रखिए। जैसे 340 के लेवल पे जाता है स्टॉक तो मेरे हिसाब से वहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट माना जाएगा। और 340 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है रेजिस्टेंस, वो कहीं ना कहीं 365 का लेवल है और 365 के बाद इसमें एक बड़ा सा ट्रेंड आ सकता है। तो ओवरऑल करंट मार्केट प्राइस से तो नहीं, लेकिन 340 के ऊपर डेफिनेटली इसमें हम लॉन्ग करके जाएंगे। 340 के ऊपर आप बाई कीजिए, 330 का स्टॉप लॉस और 365 एज अ टारगेट हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, और राइट। तो सिंजीन के आज नंबर्स आए हैं जिस पर स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है, अच्छे नंबर्स आए और आज फार्मा का डे लग रहा है। और दूसरा जो बड़ा सेक्टर है वो पीएसयू बैंक्स का, वहां से भी अच्छी मूव दिख रही है। कुछ पावर स्टॉक्स की भी बात करते हैं। आरईसी, कल इसके भी नंबर थे, अच्छे नंबर्स आए और 4% की तेजी। पावर स्टॉक्स में वैसे भी एक करंट बना हुआ है और आरईसी की 4% की मजबूती पोस्ट द नंबर्स क्या इसे और अट्रैक्टिव बना रही है ट्रेडिंग के लिहाज से? एक बार सोनिए, आरईसी पावर ग्रिड, पूरे पावर स्पेस में कहां पर अभी भी मौके दिख रहे हैं, एक बार बताएं। जी, आरईसी भी अच्छा है, पावर ग्रिड अच्छा है। दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैं अभी पावर ग्रिड में आपको बताना चाहूंगी कि पावर ग्रिड जो है 240 का एक सपोर्ट के साथ वो लास्ट सीरीज में होल्ड किया है और अभी भी वही से मूव कर रहा है। 245 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से पावर ग्रिड यहाँ से 280 की तरफ जा सकता है, वो थोड़ा पोजिशनल होगा। 280 का एक अच्छा टारगेट बन रहा है बट इसमें तो पावर ग्रिड अभी भी इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
स्ट्रेंथ दिख रही है। प्रशांत भी है हमारे साथ। प्रशांत, मेटल्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट एल्यूमिनियम काउंटर्स में हिंडाल्को इस वक्त टॉप गेनर भी है, वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है। क्या मेटल से कुछ आपके रडार पर स्टॉक्स आ रहे हैं या फिर कहीं और नजर है? फार्मा जैसे स्पेस तो अच्छे चल ही रहे हैं, क्या होंगी अभी इस वक्त बेट्स? जी प्रियंका, वही मैंने ओपनिंग के बेसिस पे ही हिंडाल्को रेकमेंड किया था, करीबन 455 454 के जोन में। मुझे लग रहा है सस्टेन कर रहा है कंफर्टेबली। तो ये जो टारगेट्स मैंने दिए थे 470 75 वहां तक कंफर्टेबली जा सकता है, तो इसमें बने रह सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप सेल की तरफ भी देखो तो वो भी शायद उसके एक अहम रेजिस्टेंस 95 की तरफ जा रहा है। ये अगर इस महीने में 95 के ऊपर क्लोज दे तो मुझे लग रहा है वहां भी डोर्स फॉर 100 विल ओपन। तो ओवरऑल सेक्टर में स्ट्रेंथ है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। ओके ठीक है। एक शेयर है MMTC, कैश का शेयर है, 8% ऊपर है। ट्रेड पर अब तो शायद छूट भी ना गया हो, एक बार चेक करवा लेते हैं। किरण एक बार चेक करेंगे। MMTC शेयर 8% ऊपर है, एकदम से आया है, कुछ खबर तो नहीं लगी मेरे हाथ। एक बार जरा चेक करेंगे। MMTC के अंदर कुछ बनता है सौदा तो बताइए। तो MMTC में एक स्टीप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट 34 के लेवल के आसपास था। 34 से स्टॉक अभी 36 के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली ट्रेड नहीं बन रहा है। लेकिन कोई भी डिप आता है अगर 35 34 के हिसाब से उसके आसपास, तो वहां पे एक बार हम बाई कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 32 का मेंटेन करना है। 34 35 हमारा बाइंग जोन रहेगा और जैसे ही वहां से बाई करते हैं तो ऊपर में जिस तरह के अपॉर्चुनिटी हम टारगेट देख रहे हैं वो 40 के लेवल तक देख रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा डिप आने दीजिए, वहां पे आप 40 के टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है, क्या उसको भी पोजिशनली कुछ ट्रेड लिया सकता हुआ है? जिंदल स्टेनलेस, इसका ना आप 1 साल का रिटर्न दिखाइए। जिंदल स्टेनलेस का, JSL के नाम से कंपनी होगी। और प्रशांत आप इसको ज़रा चेक कीजिएगा। हालांकि कल भी एक खबर आई थी कि इन्होंने कहा कि PMO जो है वो इस चीज़ की जांच कर रहा है कि कहीं डंपिंग तो नहीं हुई है स्टेनलेस स्टील की। ये मैंने 1 साल का इसलिए आपसे चार्ट दिखाया, 200% का रिटर्न इसने दिया है। जब मैं इसको देख रहा था मेरे को लगा ट्रेड मिलेगा कैसे, अब 200% तो चल ही चुका है, अब खरीदेंगे कैसे। लेकिन कई बार 100% को छोड़ के हमने आने वाले 100% को भी छोड़ा होगा, जिन्होंने 100% देखा होगा। तो इसलिए मैं ये थोड़ी दुविधा दूर करना चाहता हूँ ट्रेडर्स के मन में। प्रशांत जी ज़रा बताइए, 200% का 1 साल रिटर्न आने के बाद भी आप शेयर में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं और क्यों खरीदेंगे या क्यों नहीं खरीदेंगे? डिम्पी जी, इसके साथ एक और शेयर की बात करूंगा। पहले JSL पे बात करते हैं। 385 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत कंफर्टेबली 360 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रहो। अगर पोजीशन है, आप लेना भी चाहते हो तो इस जोन में थोड़ा और डिप मिले 380 के आसपास तो भी लीजिए। आपका स्टॉप लॉस वही होगा 360 क्लोजिंग बेसिस। क्वांटिटी आप वो हिसाब से प्लान करो। मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है। इसी के साथ एक जो स्टॉक मैंने साल की फर्स्ट शो में रेकमेंड किया था वो था जिंदल सॉ। तभी की प्राइस थी 102। अगर आप आज देखो तो वो है 375, यानी कम 6-7 महीने हो चुके और 102 से 375 वन साइडेड। जबकि हम अगर देखें फरवरी मार्च का जो मार्केट था वो बहुत चॉपी था, सारे मिड और स्मॉल कैप्स पिट रहे थे। तो मुझे लग रहा है ऐसे स्टॉक्स ढूंढना, और अगर आपको एक भी मिल जाए 1 साल के लिए तो आपके उस साल की पूरी जो एक टारगेट है वो वन स्टॉक में कंप्लीट हो सकती है। तो डेफिनेटली फाइंडिंग दिस इज डिफिकल्ट, बट एक बार मिल जाए तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये रीजन मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये और JSL ये बहुत सिमिलर चल रहे हैं। इनफैक्ट ये ट्रिपल हो चुका है और वो डबल हो चुका है। ऐसे अगर आपके पास स्टॉक्स आए तो आप प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा दूर स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कीजिए। जिंदल स्टॉप पर बात रही, लेकिन जहां अच्छे नंबर्स आ रहे हैं उनकी भी बात करते हैं। PSU बैंक से, मिड कैप PSU बैंक से PNB ने भी कल नंबर्स रिलीज किए और बात करने के लिए आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी है नंबर्स पर। एक बार नंबर्स व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकमिंग की वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स आई। इस लिहाज से कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो बढ़े हैं YoY। प्रोविजनिंग पे भी इन्होंने इनफैक्ट काम किया है। प्रोविजनिंग लगभग 17% नीचे रही है YoY, लेकिन Q-on-Q लगभग 3% ऊपर रही है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मैनेजमेंट MD एंड CEO मिस्टर अतुल कुमार गोयल जी बने हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर गोयल। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, लोन ग्रोथ Q1 में स्पेशली जो बात करें, जनरली एक सॉफ्ट क्वार्टर रहता है और जो लोन ग्रोथ रहती है वो आपने एक्सीड की है गाइडेंस से। कहाँ से क्या बड़े फैक्टर्स रहे, कहाँ से बड़ी ग्रोथ आई है?
इसमें हम आपको यही बताना चाहते हैं, जो गाइडेंस हमने दी थी लास्ट टाइम वो 12 से 13% के बीच में थी हमारी क्रेडिट ग्रोथ। अगर आप पहले क्वार्टर में देखें जून में तो ये 14.58% है, बट स्टिल जो है हमारी गाइडेंस है वो 12 से 13% है। कि आपका क्वेश्चन है कि ग्रोथ कहाँ से आ रही है, तो हमारे लिए रैम जो है फोकस एरिया है। रैम का मतलब होता है रिटेल, एग्रीकल्चर एंड दी एमएसएमई। अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में वाई जो रिटेल की ग्रोथ थी वो अराउंड 40% है, एग्रीकल्चर में ये 9% से ज्यादा है और एमएसएमई में ये 5% से ज्यादा है। ओवरऑल रैम की देखें तो ये अराउंड 19 से 20% के आसपास आती है। तो ये हमारा फोकस एरिया रहेगा। बट वी आर दी वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री, तो हमारा कॉर्पोरेट पे भी फोकस है। जो अच्छे कॉर्पोरेट हैं उसको भी हम जो है अपना जो है जोड़ते हैं, लोन देते हैं। राइट साहब ने देखा मिस्टर गोयल, क्योंकि जितने भी आपके पीएसयू पेयर्स हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट ग्रोथ काफ़ी फास्ट है, काफ़ी तेज़ी से दिख रही है। क्या आपके केस में भी ये स्ट्रॉन्गर ग्रोथ कॉर्पोरेट सेगमेंट से ही दिख सकती है? नहीं, ये ऐसा नहीं है, हमारा भी उसमें बराबर जो है कॉर्पोरेट में ट्रैक्शन है। आज भी हमारे हाथ में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन हैं जो हमने सैंक्शन किए हैं, वो भी डिस्बर्समेंट होने हैं। तो जैसे ये क्वार्टर बाई क्वार्टर डिस्बर्समेंट होते जाएंगे तो ये ग्रोथ हमारी बढ़ती जाएगी। दूसरा ये भी बताना चाहते हैं कि जिसको हमने पहले जो वर्किंग कैपिटल यूज नहीं करते थे कॉर्पोरेट, अभी दे हैव स्टार्टेड यूटिलाइजिंग देयर वर्किंग कैपिटल लिमिट व्हिच वाज अनयूटिलाइज्ड, एंड इवन सम ऑफ द कॉर्पोरेट हु वर नॉट कमिंग फॉर दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन आल्सो, तो उसके लिए भी वो आ रहे हैं। अभी स्टील इंडस्ट्री में गुड डिमांड है एक्सपेंशन के लिए, आपकी इंफ्रा में बहुत डिमांड है रोड सेक्टर के लिए, और आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज भी, क्योंकि इंफ्रा ओवरऑल कंट्री का इंप्रूव हो रहा है तो उसमें स्टील इंडस्ट्रीज में भी डिमांड है, सीमेंट में भी डिमांड है। तो कॉर्पोरेट में जो बाकी बैंकों की ग्रोथ है, मैं नहीं समझता कि हमारी ग्रोथ भी उनसे कम होगी, एट पार ही होगी। क्योंकि कभी कभी क्वार्टर में कभी हो जाता है, कोई शॉर्ट टर्म लोन है, मान लो वो पेमेंट हो गया, तो कभी कभी उस वजह से लगता है ऐसा। सर थोड़ा इंटरनली बैंकिंग के बारे में पता करते हैं, क्योंकि चौथी तिमाही के अंदर आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो करीब 50% बढ़ गए थे, 7,000 करोड़ हो गए थे। इस बार भी कुछ ऐसा नंबर देखने को मिल रहा है। इस बार आप कैसे करेंगे प्रोविजनिंग? पिछली बार तो आपने की थी एम्प्लॉय कॉस्ट की प्रोविजनिंग। ओपेक्स को मैं 2 भागों में बांटना चाहता हूं। एक तो ओपेक्स होते हैं जो एम्प्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड है, दूसरा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। तो अगर आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो उसमें मोरलेस ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। जो बढ़ोतरी हुई है वो एम्प्लॉय कॉस्ट में हुई है। वो एम्प्लॉय कॉस्ट में जो बढ़ोतरी है उसका कारण है कि नवंबर 2022 से वेज रिवीजन हुआ है, तो हमने 283 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में उसका प्रोविजन किया है। लगभग सेम अमाउंट ही हमने मार्च 23 क्वार्टर में किया था, और 2 महीने का हमने दिसंबर 22 क्वार्टर में किया है। तो जब हम वेज रिवीजन का प्रोविजन करते हैं तो हायर वेज पे उसकी पेंशन की लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है, जो AS15 प्रोविजन के तहत आती है। तो उसका अगर आप देखें तो लगभग हमने 1240 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में प्रोवाइड करे हैं। ये पिछले क्वार्टर में भी लगभग अमाउंट इसके आसपास ही थी। इसका कारण है क्योंकि ये यील्ड के मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि मार्च में जो है जो 10 ईयर G-Sec था वो 7.31 था, जो अभी घट के 7.11 रह गया। तो इसमें 20 बेसिस पॉइंट का कमी हुई है। ये जब यील्ड में कमी होती है तो AS15 प्रोविजन जो है बढ़ जाता है। तो अगर मैं समझता हूं कि अगर ये यील्ड बराबर रहता है, अगर 7.11 के आसपास, क्योंकि आज भी 7.7 7.8 चलता है, तो अगर ये उसके आसपास ही रहेगा तो हमारी जो है फर्दर जो रिक्वायरमेंट है वो AS15 की कम हो जाएगी। वो मेरे ख्याल से नहीं समझता हूँ 300-400 करोड़ से ज्यादा आएगी, तो वो हमको बेनिफिट होगा। तो उससे ये हमारी जो है एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगी इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर, अगर रेट जो है सेम ही लाइन पे रहते हैं। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं अगली बार आपके क्वार्टरली नंबर्स और बेहतर आएंगे ताकि और मज़ा आए आपसे बातचीत करने में। खैर हम आगे बढ़ते हैं। इस बीच आप BSE पर भाव देख पा रहे हैं 90% का प्रीमियम। 90 के साथ इसका ना कुछ गठजोड़ है, 90 ही गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ये 90 टाइम्स 90% का ये गेन दे रहा है। नेटवेब 500 रुपये का इशू था, 945 पैसा डबल। अगर आपको जैकपॉट की वो टिकट मिली है तो, अगर टिकट नहीं मिली तो फिर नहीं होगा। दूसरी बात, कंपनी करती क्या है? कंपनी क्लाउड बिजनेस में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, सुपर कंप्यूटर्स बनाती है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस में है जो कि ग्रोथ वाला है, जिसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। और इनका बहुत अच्छा बिजनेस का एक मॉडल है। शायद इसी वजह से आप इसको 90 टाइम्स सब्सक्रिप्शन और 90% का गेन शुरुआती गेन में देखेंगे।
अब 90% के बाद जब एक्चुअली इसमें ट्रेड होगा 10-15 मिनट के लिए जल्दबाजी मना कीजिएगा, थोड़ा सेटल हो जाएगा। जब 90% छूट गया ना, फिर 10% के लिए भी जोर मत लगाओ। जब 90% छूट ही गया, अगर आईपीओ नहीं लगाया तो फिर 10% के लिए 90% का रिस्क लेना समझदारी नहीं। रुक जाना 5 मिनट, देखते हैं, फिर एक बार लिस्ट हो जाएगा तो किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से पता करके बताएंगे करना क्या चाहिए। नो डाउट कंपनी शानदार है, इसलिए इस तरह की लिस्टिंग आपको देखने को मिल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ एक और ट्रेड समझ लें। अच्छा, पीएनबी की मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की थी। पीएनबी भी अच्छा चला हुआ शेयर है, एक बार इसी का एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। प्रशांत, एक बार पीएनबी के बारे में आप बताएंगे। प्रशांत सुन पा रहे हैं? तो पीएनबी के बारे में जरा राय दीजिए, अगली सीरीज के लिए क्या करें। जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी अहम होगा इसको 65 के ऊपर सस्टेन करना, 65 के ऊपर, क्योंकि ये 65 के ऊपर एक भी बार क्लोजिंग नहीं हुई है। तो अब मैं 2 पॉइंट के लिए फ्रेश पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा। ये अगर 65 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मैं डेफिनेटली 62 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाऊंगा और होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 70-72। बट अगर ये 65 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तो मैं फ्रेश पोजीशन नहीं लूंगा। इसके साथ जिनके पास पोजीशन हो वो अभी 60.5 ये स्टॉप लॉस रख के या 61 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से आप रेंज बता रहे हैं जहां आप एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे, लेकिन इस वक्त अगर आप थोड़ा सा बाजार को देखें तो निफ्टी पे थोड़ी से नीचे आए, गेन्स इरोड हुए हैं और थोड़ी जो गिरावट बढ़ी है वो महिंद्रा की वजह से, टेक महिंद्रा की वजह से, जो टॉप लूजर्स भी हैं, महिंद्रा बढ़कर 5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा में भी बढ़कर अब 4.5% की गिरावट हुई है। क्या यहाँ पर कई मौका बन रहा है? प्रशांत, महिंद्रा पे आप क्या करेंगे? 5-5.5% नीचे मिल रहा है। ऑफकोर्स ये जो आरबीएल बैंक की ट्रांजैक्शन है शायद इस पर रिएक्शन है बाजार का, लेकिन क्या ये मौका है जिस स्पीड से ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं? जी, ओवरऑल अगर हम प्रियंका ऑटो सेक्टर को पिछले कुछ दिनों से लेकर थोड़ा स्लगिश हुआ है। इनफैक्ट आज जो महिंद्रा की ओपनिंग हुई है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है और मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं अभी फिलहाल बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम 1465 पे है। उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो एक्चुअली 1450-45 के जोन में। तो मैं वेट करूंगा आज की क्लोजिंग के लिए, भले ही हायर लेना पड़े वो बेटर होगा, बट मैं और ज्यादा ऐसे गिरते हुए स्टॉक को लेना पसंद नहीं करूंगा। मैं थोड़ा वेट करूंगा। पोजीशन जिनके पास हो तो जो लेवल मैंने कहे 1450 वो आपको एज अ स्टॉप लॉस यूज करना होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा वेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे। टाटा कंज्यूमर के कल नंबर्स आए, वहाँ पर 1.5% की गिरावट इस वक्त दिख रही है। और एक और स्टॉक जो हाईलाइट करना चाहिए, बालकृष्णा, यहाँ 1% की गिरावट है। इनफैक्ट सीएट पर जो आज रिपोर्ट आई है नोमुरा की शायद रिप्लेसमेंट डिमांड थोड़ी वीक रह सकती है। क्या वो एक रब ऑफ दिख सकता है टायर स्पेस पे? क्या थोड़ा डेंटनर हो सकता है? और अगर ऐसे में कोई मौका होना चाहिए उसे प्लस करने का, सीएट, बालकृष्णा, कोई पसंद आएगा आपको? सोनी, दोनों ही एफएनओ है। बालकृष्णा में मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें क्या है कि 90% के ऊपर ऑलमोस्ट रोल ओवर स्टार्ट हो गए हैं और हालांकि आज थोड़ा सा नीचे है, बट मेरे ख्याल से जितना भी वो डिप रहेगा 2440 के आसपास, तो वो वहां से बाइंग हो सकती है। तो आप एक 2420 और 2420 के बीच में के एक सपोर्ट के साथ देख सकते हैं और मेरे ख्याल से वहां से वो बाउंस बैक कर सकता है। एंड या ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो 2700 की तरफ ही रहेगा, वहीं पे जाके उसका रेजिस्टेंस बनेगा। सो आई थिंक इट इज स्टिल ओके। आप इसको रोल ओवर तरफ से भी देख सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं अगर आप किसके पास बाइंग है। और अगर नीचे में आपको बाइंग दिख रहा है डिप अराउंड 24 तो वहां से आप ले सकते हैं। हमने ना सुबह ही आपको एक्सपायरी पोल भी बताया था, कल भी दिखाया था। एक बार ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी पोल अगर दिखा सकते हैं तो एक बार जरा दिखाइएगा। एक पॉइंट आपको सिर्फ नोटिस करवाना है, बैंक निफ्टी में अलग तरीके से वो पोल दिखेगा आपको, निफ्टी के अंदर अलग तरीके से उस पोल को समझना है, इसलिए हमने वो पोल वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जरा निफ्टी का लेके आएगा, उसके पीछे की रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ। 19,800 के आसपास चल रहा है। जो हमने पोल किया था उसमें ये था कि 600 से 800 और 800 से करीब 20,000 की रेंज। आप देख पा रहे हैं 30-40%। इन दोनों रेंज का मीन निकालिए तो आपको 19,800 दिखेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन चेक कर रहे हैं, 56 पॉइंट की तेज़ी के बाद स्पॉट निफ्टी जो चल रहा है 19,836 से चल रहा है, यानी कि पोल करीब करीब सटीक साबित हो रहा है। लेकिन अब जरा बैंक निफ्टी का पोल लेके आइए, उसके अंदर एक पॉइंट आपको नोटिस करवाना है। बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी क्यों आ सकती है, ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर्स क्यों चल सकते हैं? आप ऊपर 20% वाला हिस्सा देखिए, 46,200 के ऊपर आज मार्केट ने खोला, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है।
निफ्टी आ रहा है नीचे, बट बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रहा। ये जो 45 और 25% आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये सब शॉर्ट्स कवर करेंगे अगर ये जल्दी से 40,000 के नीचे नहीं आया तो इसलिए आपको इस पोल से ये आइडिया लग गया कि ज़्यादा अच्छी शॉर्ट कवरिंग बैंकिंग काउंटर्स या बैंक निफ्टी पे आ सकती है और अगली सीरीज़ के लिए भी नोटिसेबल होगा ये, इसलिए मैंने पोल आपके सामने रखा। अब जरा 2 शेयर और दिखाइए। पहला है SCC, दूसरा शेयर होगा सुजलॉन। ये दोनों शेयर छोटे हैं, 50 रुपये से कम के हैं, नॉन एफ&ओ शेयर हैं। मैं इनके ज़रा चार्ट थोड़े बड़े बिल पे दिखाऊंगा आपको। 1 मिनट के लिए ज़रा आप जब सुजलॉन या SCC दिखाए ना तो इसका मंथली चार्ट्स दिखाइएगा। सुजलॉन नंबर आने के बाद इसने सर्किट लगाना बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से आज चलने लगा है, हरे निशान में है, ये सर्किट की तरफ बढ़ सकता है वापस से शेयर। एक बार किरण आपकी रिकमेंडेशन, इनके आप चार्ट 1 मंथ के दिखाई, दोनों के, किरण सुजलॉन और SCC। मैं होल्डिंग करूंगा इनकी, मैं कोई एक दिन का काम नहीं करना, लेके रखना चाहता हूं मैं। तो सुजलॉन का अगर हम मंथली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं 2015-2018 के आसपास आपने देखा होगा कि 11 रुपए एक स्टीप सपोर्ट था। जैसे ही वो सपोर्ट ब्रेक किया तो हमने देखा कि स्टॉक में एक भारी गिरावट आई। अब कहीं ना कहीं वो जो 11-12 रुपए था वो एक सपोर्ट का काम अभी कर रहा है, जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था ड्यूरिंग मई 2022 से लेके अब तक। अब क्लियर कट वो ब्रेकआउट आ चुका है। 18 रुपए स्टॉक चल रहा है, सपोर्ट कहीं ना कहीं 12 रुपए के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इतना फेवरेबल नहीं है। तो जिनके पास है वो 12 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा कोई भी डिप आता है इसमें 15 से 14 रुपए के बीच में, तो वहां पे लॉन्ग कीजिए, आपका स्टॉप लॉस सेम 12 रुपए के नीचे ही रहेगा। और जिस तरह के चार्ट हम देख रहे हैं, 20 रुपए का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जैसे ही 20 रुपए के ऊपर स्टॉक 1-2 दिन क्लोजिंग दे देता है, देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें एक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 रुपीस के हिसाब से। तो थोड़ा स्टॉप लॉस आप स्टिक लेना, रिस्की बैट है, तो 12 रुपए के स्टॉप लॉस से जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए वेट कीजिए। HCC की अगर हम बात करें तो ये भी अपने ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 टाइम्स इसने 20 रुपए के आसपास का ब्रेकआउट जो था उसको फेल कर चुके हैं। अब आज हम देखें तो 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, 20-50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन में, और लास्ट जो लेग में हमने एक बुल रन देखा है उसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम ड्रिवन ये बुल रन था। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर लॉन्ग जाना हो तो डेफिनेटली HCC आप देख सकते हो। 17 रुपीस का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज 28 के आसपास है, तो 28 के टारगेट के लिए HCC करंट मार्केट से लॉन्ग, 17 का स्टॉप लॉस। ठीक है, दोनों शेयर्स आपको पता लग गए हैं, दोनों थोड़े ट्रेडर्स फैंसी हैं, 20-50 रुपये से नीचे के, इसलिए पता किए थे। अब हम आपको वापस से नेटवेब की जो लिस्टिंग की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और आपको बता दें कि बहुत ही शानदार इसकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। ये आप देख पा रहे हैं वेबटेक की लिस्टिंग की कुछ तस्वीरें, और इस तस्वीरों के साथ ही जो मैनेजमेंट है वो अपने आप में बहुत खुश होती है जब इस तरह के लिस्टिंग हो कराते हैं, और रिटेलर्स को तो खैर काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए ना कि अगर आपको अपना पैसा डबल करना हो तो फिर आप देखिए कितना साल रुकना पड़ता है। FD के अंदर भी जाएंगे तो 8 साल हो जाता है, यहाँ तो 8 दिन भी नहीं होता अब। लेकिन हाँ, बशर्ते यह है कि अच्छा शेयर अच्छे रेट पे आपको मिल जाए, और मिल जाए उसकी लिस्टिंग कुछ कुछ वैसी होती हुई दिखे।